तो इस पार्ट की शुरुआत में उस विशाल हॉल के भीतर लाल धुंध का तांडव मचा हुआ था और वहां आग के 12 खंभे खड़े थे, जिनमें से हर एक पर एक लाल ड्रैगन कुंडली मार के बैठा था। उन सबके मुंह से लाल धुंध की धार निकल रही थी, जिसने बीचों बीच रखे एक भारी भरकम काड़े वाले बर्तन यानी कॉल्ड्रन को चारों तरफ से घेर रखा था। वो कॉल्ड्रन खुद 20 मीटर ऊंचा था और देखने में एकदम सादा सा लग रहा था। हान ली ने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी भट्टी वाले बर्तन देखे थे, ये उनमें सबसे बड़ा था। पर हान ली की आंखें तो तब फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस लाल धुंध ने उसे तपा तपाकर एकदम लाल कर दिया है। उसका असली रंग तो कहीं खो ही गया था। 100 मीटर दूर खड़े होने के बाद भी उसे ऐसी गर्मी लग रही थी जैसे किसी ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा हो। जब से उसने उस हॉल में कदम रखा था, उसका गला रेगिस्तान की रेत जैसा सूख गया था और खाल ऐसी जल रही थी जैसे हजारों सुइयां चुभाई जा रही हों। अगर उसकी रक्षा करने वाली जादुई रोशनी ने वक्त पर घेरा ना बनाया होता तो बबुआ उसकी तो खाल खिंच गई होती। खैर, ये सब देखकर वो दुखी नहीं बल्कि फूला नहीं समा रहा था। उसकी नजरें उस आग के दरिया को चीरती हुई सीधे उस कॉल्ड्रन पर जा टिकीं। वो बर्तन एकदम थमा हुआ था और उसके भीतर से बादलों के गरजने जैसी आवाजें आ रही थीं। हान ली को हथियार और औजार बनाने का पुराना तजुर्बा था। वो एक पल में ताड़ गया कि इसके अंदर कुछ पक रहा है, यानी रिफाइनमेंट का काम चालू है। हान ली ने मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज तो किस्मत चमक गई, खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। उसने एक हल्की सांस ली और बड़ी फुर्ती से उन आग की धाराओं के बीच से कतराकर निकलता हुआ उस चीज की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसने अपनी चाल धीमी कर दी और सावधानी से उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसे उस बर्तन से निकल रही आग वाली अंदरूनी शक्ति, फायर एट्रीब्यूटेड स्पिरिचुअल पावर का जबरदस्त एहसास हो रहा था। अंदर चाहे जो भी हो, पर इतने सालों की तपिश ने उसे किसी न किसी अनोखे अजूबे में तो बदल ही दिया होगा। वो ये जानने के लिए बेताब तो था, पर इतना बेवकूफ नहीं कि बिना सोचे समझे उसे खोल दे। दर्जनों चक्कर काटने के बाद उसने हॉल के दूसरे कोनों को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। इतने जुगों जुगों से अगर ये खंबे और कॉल्ड्रन चालू थे तो पक्का यहाँ कोई ना कोई हमेशा चलने वाली जादुई घेराबंदी यानी स्पेल फॉर्मेशन काम कर रही होगी। बस उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाली चाबी ढूंढनी थी और उसे तबाह करना था। फिर ये आग ठंडी पड़ जाती और वो आराम से खजाना निकाल लेता। चूंकि उस बंदिश का काम हॉल को चलाना था, इसलिए उसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। कॉल्ड्रन पर नजर टिकाए हुए ही उसने अपना हाथ उठाया और हॉल के एक मामूली से कोने की तरफ सोने जैसी चमकती 3 मीटर लंबी एक लकीर छोड़ दी। एक जोरदार धमाके के साथ वो कोना सोने जैसी रोशनी से नहा गया। आग के खंभे एक पल के लिए थरथराए और फिर उनसे निकलने वाली धुंध की धारें थम गईं। जब रोशनी छटी तो वहां 3 मीटर चौड़ा एक गड्ढा दिख रहा था। उसके चारों तरफ टूटे हुए फॉर्मेशन प्लेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे और एक छोटी सी सुनहरी तलवार बड़े ठाठ से हवा में तैर रही थी। हान ली के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और उसने हाथ हिलाकर उस उड़ती तलवार को अपनी आस्तीन में वापस बुला लिया। अब जब खंभों से खुराक मिलना बंद हो गई तो वो लाल धुंध भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने फौरन उस बड़े बर्तन को हाथ नहीं लगाया बल्कि जमीन को घूरने लगा। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जैसे ही वो जादुई घेरा हटा, उसे दिखा कि जमीन के 100 मीटर नीचे लाल रंग का सैलाब उमड़ रहा है। वो पूरा हॉल ही धरती की आग के एक विशाल कुंड के ऊपर बना था। तभी तो ये तामझाम इतने सालों से बिना रुके चल रहा था। अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का इस्तेमाल जारी रखते हुए उसने कॉल्ड्रन के अंदर झांकने की कोशिश की। जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। अंदर जो चीज थी वो नीचे बहने वाली धरती की आग से भी कहीं ज्यादा खौफनाक लाल थी। पर इससे पहले कि वो पहचान पाता कि वो क्या है, कॉल्ड्रन अचानक थरथराने लगा। एक कड़कड़ाहट हुई और उस बर्तन के चारों तरफ फिर से लाल लपटें उठने लगीं। हान ली का मुंह अचंभे से खुला रह गया, पर फिर उसने कुछ सोचा और खुशी के मारे उसकी बाँछें खिल गईं। इतने अनगिनत सालों तक तपते रहने के बाद उस चीज ने धरती की आग के असली सत्य को इतनी बुरी तरह सोख लिया था कि वो मामूली जादुई औजार अब एक महान आग वाला खजाना बन चुका था। कहते हैं कि अगर किसी चीज को बहुत लंबे समय तक कुदरती तत्वों के बीच छोड़ दिया जाए तो ऐसा करिश्मा हो जाता है, पर यह तो सरासर किस्मत और इत्तेफाक की बात थी। पुरानी जमाने में कुछ सेक्ट्स ने ऐसा करने की कोशिश की थी कि वो भी ऊंचे दर्जे के खजाने बना सकें, पर जल्द ही उन्होंने हाथ खींच लिए। वजह यह थी कि इसमें सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं होता था, बल्कि कई पीढ़ियों की मेहनत लगती थी, और उसके बाद भी कामयाबी मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अगर मिल भी गई तो मेहनत के मुकाबले फल बहुत छोटा होता था। जहां तक इस कॉल्ड्रन की बात है, हान ली समझ गया कि यहां भी किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा।
शायद जब इस बर्तन में कुछ बनाया जा रहा होगा तब वो अपने सबसे खास मोड़ पर होगा और बनाने वाले कल्टीवेटर्स उसे रोक नहीं पाए होंगे। मजबूरी में उन्होंने स्पेल फॉर्मेशन चालू कर दी होगी ताकि काम चलता रहे और खुद पहाड़ छोड़कर भाग गए होंगे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि बाद में कभी वापस आकर निकाल लेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हान ली ये सब सोच ही रहा था कि उसकी अपनी रक्षा करने वाली रोशनी और तेज चमकने लगी ताकि बाहर की बढ़ती गर्मी से उसे बचा सके। तभी उसने अपनी जादुई थैली स्टोरेज पाउच थपथपाई और नीले रंग के छोटे झंडों फॉर्मेशन फ्लैग्स का एक गुच्छा बाहर निकाला। उसका शरीर एक परछाई की तरह लहराया और उसने वो झंडे हॉल के अलग अलग कोनों में गाड़ दिए। फिर वो कॉल्ड्रन के सामने खड़ा हुआ, उसे 2-4 बार गौर से देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे उसके और उस बर्तन के चारों तरफ नीली रोशनी का एक घेरा बन गया। उस बर्फ जैसी ठंडी घेराबंदी के अंदर आते ही बाहर की झुलसाने वाली हवा एकदम ठंडी पड़ गई। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच से अपने दर्जन भर 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स 6 पंखों वाले बर्फीले कन खजूरे बाहर निकाल लिए। वो कन खजूरे फुर्ती से उस बर्तन के ऊपर मंडराने लगे और अपनी ताकत बटोरकर हमला करने की मुद्रा में आ गए। ये देखकर हान ली को तसल्ली हुई। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा, जिससे उन पर बैंगनी लपटों की एक परत चढ़ गई, और फिर हाथ बर्तन की तरफ बढ़ा दिया। बर्तन के ऊपर एक बड़ा सा बैंगनी हाथ प्रकट हुआ और उसने बड़ी बेरुखी से उसका ढक्कन पकड़ लिया। कॉल्ड्रन कांपने लगा और उसके चारों तरफ की आग कई गुना ऊंची उठ गई। देखते ही देखते वो आग एक परिंदे की शक्ल में बदल गई और उस बैंगनी हाथ की तरफ झपटी। दोनों के टकराते ही एक अजीब सा धमाका हुआ और लाल बैंगनी रोशनी एक साथ चमक उठी। उस आग के परिंदे ने फिलहाल उस हाथ को रोक दिया था। ये देखकर हानली के चेहरे पर अजीब से भाव आए और उसने एक धीमा सा हुक्म दिया। हुक्म पाते ही उन कनखजूरों ने अपने मुंह से सफ़ेद बर्फीली भाप छोड़ी, जिसने उस आग के परिंदे, बर्तन और बैंगनी हाथ सबको एक साथ ढक लिया। इसी बीच उसने अपने उन पर्पल एपेक्स फ्लेम से बने हाथ पर एक जादुई मोहर दे मारी, जिससे उसका आकार 2 गुना हो गया। चारों तरफ बढ़ती ठंड और बैंगनी आग की ताकत ने मिलकर उस आग के परिंदे को कुचल दिया और वो हाथ सीधे बर्तन पर जा टिका। बिना किसी मालिक के वो बर्तन अब और मुकाबला नहीं कर पाया। एक हल्की सी आवाज हुई और उसका भारी ढक्कन 10 मीटर ऊपर हवा में उछला और अंदर से सुर्ख लाल रोशनी फूट पड़ी। हानली ने जैसे ही अंदर झांकने की सोची, उसे एक कान फाड़ने वाली चीख सुनाई दी और अंदर से एक लाल रोशनी का गोला तीर की तरह बाहर निकला। वो इतनी तेज रफ्तार से हॉल की छत की तरफ भागा कि 2 कन खजूरे तो देखते ही रह गए। वो उनके बीच से निकल गया। एक धमक के साथ वो लाल रोशनी उस नीले घेरे की छत से टकराई। बस एक पल लगा और उसने उस घेरे को पिघलाकर छेद कर दिया। हानली के तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन उसे रोकने के लिए अपनी उंगलियां झटकीं और नीली तलवार जैसी दर्जनों लकीरें दर्स पर दाग दीं। निशाना पक्का था। हर चोट के साथ वो लाल रोशनी मध्यम पड़ने लगी और डगमगाकर गिरने की हालत में आ गई। उस चीज को समझ आ गया कि अब मामला बिगड़ चुका है। वो दूसरी तरफ भागने के लिए फड़फड़ाई, पर तभी उसके पीछे से बैंगनी रोशनी चमकी और एक बड़े हाथ ने बिजली की फुर्ती से उसे दबोच लिया। अगले ही पल वो हाथ उस कैदी को लेकर हानली के पास वापस आ गया। अब वो कॉल्ड्रन पूरी तरह हार चुका था। न तो उसके अंदर से बादलों की गरजने की आवाज आ रही थी और न ही लपटें उठ रही थीं। उन कन खजूरों की बर्फीली शक्ति ने उसे बर्फ के एक बड़े टुकड़े में जमा दिया था। लेकिन हानली की दिलचस्पी तो उस रोशनी में थी जो उसके बैंगनी हाथ ने पकड़ी थी। उसने अपने सामने लाई गई उस चीज को बड़ी हैरानी से घूरते हुए धीरे से कहा, ग्रेट सन एसेंस फायर। तभी उसके दिमाग में एक मीठी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये ग्रेट सन एसेंस फायर नहीं है, बल्कि उसी के टक्कर की दूसरी चीज है, ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम, इस दुनिया की 3 सबसे असली और ताकतवर रूहानी आग में से। हानली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने बड़े प्यार से पूछा, सिल्वर मून, होश आ गया क्या? सिल्वर मून ने धीरे से रुक रुक कर बोला, जब मास्टर ने हॉल में कदम रखा तभी मेरी आंख खुल गई थी। सालों तक अपनी हालत सुधारने के बाद मुश्किल से इतनी ताकत जुटा पाई हूं। डर लग रहा है कि अभी मास्टर की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हानली को उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ लगी तो उसने माथे पर बल डालकर पूछा, क्या तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस को कोई गहरी चोट पहुंची है? सिल्वर मून ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। बस सोते सोते पुरानी यादों का एक हिस्सा वापस आ गया है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। हानली की भौहें हैरानी से तन गईं और उसने पूछा, क्या पुरानी यादें वापस मिल गईं? सिल्वर मून ने एक लंबी ठंडी आह भरी और दुखी मन से बताया, हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये यादें मेरी नहीं बल्कि किसी और की हों। हॉल में थोड़ी देर मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर हानली ने उसे दिलासा देते हुए बोला, चलो कम से कम पिछला कुछ तो याद आया, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, फिक्र मत करो। सिल्वर मून ने बस धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शायद। हानली ने फिर उस नन्ही सी लाल चिड़िया को देखा जिसे उसने पकड़ रखा था।
और अचरज से पूछा, हाँ तुम कह रही थी कि ये ग्रेट इन ट्रू फ्लेम है, क्या मैं सही हूं? वो आग की चिड़िया एकदम असली और समझदार लग रही थी। सिल्वर मून ने बारीकी से समझाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये इन आग का असली निचोड़ है। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो ये उस आग का सबसे मामूली रूप है। तभी तो आपकी तलवार की ची ने इसे एक बार में ही ढेर कर दिया। शुक्र मनाओ कि ये ग्रेट सन एसेंस फ्लेम नहीं थी। ये आग आपकी पर्पल एपेक्स फ्लेम से भी कमजोर है, क्योंकि अभी इसका नया नया जन्म हुआ है, लेकिन इसमें गजब की ठंडक पैदा करने की ताकत है। अगर ये सूरज वाली आग होती तो छोटे से छोटा हिस्सा भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर यहां से 9-2-11 हो जाता। जब ये ग्रेट इन ट्रू फ्लेम बड़ी होगी तो ये आपकी बैंगनी आग से भी ज्यादा रौबदार हो जाएगी। तभी तो इसे इस दुनिया की 3 सबसे बड़ी आग में गिना जाता है। हान ली ने शक भरी नजरों से उस चिड़िया को देखा और बोला, ये 3 आग कौन सी हैं? मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। उसे उस चिड़िया में बस चालाकी दिख रही थी, कोई बड़ी शक्ति नहीं। सिल्वर मून बेचारगी से हंसते हुए बोली, मैंने एक बार इन तीनों को देखा था, पर दिमाग में अभी सब धुंधला है, यादें अभी उलझी हुई हैं। हान ली की आंखों में एक चमक आई और उसने सोचते हुए पूछा, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में थी तो सच ही होगी। क्या इस इन आग को मेरी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स के साथ मिलाया जा सकता है? सिल्वर मून ने फौरन खबरदार करते हुए बोला, मिला तो सकते हैं, पर अच्छा होगा कि ये इन आग ही आपकी बैंगनी आग को निगल ले। ये चिड़िया समझदार है, इसे खत्म करना घाटे का सौदा है, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं और ये उल्टा आप पर ही हमला कर दे। हान ली ने सिर हिलाया और बोला, बात तो पते की है, पर पहले मुझे इस पर काबू पाकर इसे पालतू बनाना होगा। इसके पास दिमाग है तो इसे वश में करना टेढ़ी खीर होगा। सिल्वर मून मुस्कुराकर बोली, एक बात और, अगर कभी मौका मिले तो इसे सूरज वाली ग्रेट सन एसेंस फ्लेम भी चखा देना। जब ठंडी और गर्म आग एक साथ मिलेंगी तो ऐसा तहलका मचेगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। वैसी ताकत शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखी हो। हान ली ने मायूसी से मुंह बनाया और बोला, सुनने में तो बढ़िया है, पर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने कहा था कि हम जैसे कल्टीवेशन करने वालों के बस की बात नहीं है उसे हासिल करना। सिल्वर मून ने तनी हिचकिचाहट के साथ सलाह दी, हो सकता है, पर अब जब आपके पास ये इन आग है तो आप इसकी मदद से दूसरी आग को फंसा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं। हान ली का मन तो डोल गया, पर उसने बात टालते हुए कहा, ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो इसे ही काबू करने का ठिकाना नहीं है। सिल्वर मून खिलखिलाकर हंसी और बोली, मास्टर, पहले इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दो, वरना जरा सी चूक हुई नहीं कि ये फुर से उड़ जाएगी। हान ली हंस पड़ा और उसने अपनी हथेली की बैंगनी आग को हवा में उछाला। उसने अपनी उंगली से एक बिजली का कड़ाका छोड़ा और देखते ही देखते वो लाल चिड़िया सुनहरी रोशनी के गोले में कैद हो गई। सिल्वर मून ये देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने पहले भी सेलेस्टियल आइस पर्ल के साथ यही किया था, बस अब हान ली के हाथ ज्यादा सधे हुए थे। हान ली ने एक राल डिब्बा निकाला और उसे अंदर बंद कर दिया। फिर उसकी नजर उस कड़ाके की ठंड में जमे हुए कड़ाहे पर पड़ी। उसने अपनी ठोड़ी सहलाई और बड़बड़ाया, बड़ी अजीब बात है कि आग इस ठंडे कड़ाहे से निकली। क्या पता ये बरसों की तपस्या के बाद ठंडी और गर्म ताकतों के मेल से पैदा हुई हो। सिल्वर मून भी खामोश रही, उसे भी ये माजरा समझ नहीं आ रहा था। हान ली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक बिजली का जाल उस कड़ाहे पर फेंका। कड़कड़ाती बिजली ने उस बर्फ की धज्जियां उड़ा दी। वो हवा में उड़कर कड़ाहे के ठीक ऊपर जा पहुंचा। हालांकि वहां उड़ने पर पाबंदी थी, पर अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर उसने थोड़े समय के लिए उस नियम की हवा टाइट कर दी। उसने अंदर हाथ डाला और एक चमकती हुई चीज बाहर निकाली। ये मुट्ठी के बराबर एक पत्थर जैसा था, जो छूने में रेशम जैसा मुलायम और गर्म था। हान ली ने माथा सिकोड़कर पूछा, ये का बवाल है भाई? सिल्वर मून ने कहा, मास्टर, ज्यादा सोचो मत। हजारों सालों से इस कड़ाहे में तपकर ये पत्थर कुछ और ही बन गया होगा, पर अगर आग इसके पास थी तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। हान ली मुस्कुराया और उसने उसे अपने झोले में डाल लिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर कड़ाहे पर वार किया। देखते ही देखते वो विशाल कड़ाहा कांपने लगा और छोटा होकर महज आधे फुट का रह गया। ढक्कन खुद ब खुद उस पर आकर बैठ गया। हान ली की बाँछें खिल गईं। उसने उसे पास बुलाकर देखा और एक और मंत्र मारा। कड़ाहे का मुंह खुलते ही उसमें से ढेर सारी छोटी छोटी आग की चिड़ियां बाहर निकल आईं और पूरे हॉल में नाचने लगीं। ये आग का असली तेज था, जो सालों से इसमें जमा था। हान ली गदगद हो गया कि अब लड़ाई में एक और हथियार मिल गया। जाते जाते उसने उन खंभों को भी नहीं छोड़ा जिनसे आग निकलती थी। अपनी तलवारों से उन्हें जड़ से काट दिया और झोले में भर लिया। उसे पक्का यकीन था कि ये खंभे भी बड़े काम के निकलेंगे। हान ली ने पूरे हॉल में एक आखिरी नज़र दौड़ाई कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए बाकी कमरों की तलाशी लेने निकल पड़ा। पर किस्मत ने बस हॉल में ही साथ दिया था। बाकी जगह उसे बस मामूली कागजात और पत्थर मिले, कीमती कुछ नहीं। हान ली का मन एकदम साफ था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था कि आगे कोई माल मत्ता नहीं मिला।
आखिर इस सुनसान इलाके में उसे जो कुछ भी हाथ लगा था वो किसी जैकपॉट से कम नहीं था। आधे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसने आखिरी इमारत का कोना कोना छान मारा और वापस उसी पत्थर की दीवार के पास आ खड़ा हुआ जहां से एंट्री ली थी। सामने सफ़ेद रोशनी की वो जादुई दीवार बैरियर देख उसके मन में तनी कशमकश होने लगी। काम वक्त से पहले निपट गया था तो दिल कह रहा था कि क्यों ना आसपास की और जगहों पर भी हाथ साफ किया जाए, पर भाई खतरा भी तो तगड़ा था। हानली ने अपने मन में सोचा, किसे पता कि कोई और भी यहाँ हाथ मारने जल्दी आ पहुंचा हो। उस बुढ़ऊ ओल्ड डेविल क्यान या सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के फालतू एल्डर से तो मुझे डर नहीं लगता, पर जो धुरंधर पहले ही पहाड़ के अंदर घुस चुके हैं उनसे पाला पढ़ना मतलब आफत को दावत देना है। वो तो देखते ही गर्दन नाप देंगे। पर फिर उसे अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाकी सब भी तो इसी स्पिरिट मेटल हॉल की तरफ ललचाई नज़रों से देखते हुए आएंगे ही। अब तक तो कुनवू पहाड़ के खास ठिकानों पर जंग छिड़ चुकी होगी। ऐसे में शोर शराबे का फायदा उठाकर हाथ मारना ही तो असली खिलाड़ी की पहचान है। जब इस मामूली से हॉल में ग्रेट येन ट्रू फ्लेम जैसा खजाना मिल गया तो बाकी जगह तो चांदी की चांदी होगी। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि अगर 3-4 लेट नेसेंट सोल वाले दिग्गज भी एक साथ टूट पड़े तो वो पतली गली पकड़कर वहां से रफू चक्कर हो सकता है। बस फिर क्या था, उसने तपाक से अपना ट्रिफ्लेम फैन निकाला, फूंक मारते ही उस जादुई दीवार की हवा निकाल दी और सीढ़ियों से नीचे की ओर सरपट दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ माहौल एकदम गर्म था। वो बड़े सिर वाला अजीबोगरीब बंदा एक्सेंट्रिक और एल्डर डेविल अपने साथ एक बूढ़े अर्ली नेसेंट सोल वाले साथी को लिए एक नीले रंग के बड़े से हॉल में फंसे हुए थे। उनके चारों तरफ 8 लाल रंग के डरावने भूत मंडरा रहे थे। उन भूतों के चेहरे देख किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। वो अपने मुंह से ठंडी काली हवा येन ची छोड़ रहे थे और अपने पंजों से काली लकीरें जैसा हमला कर रहे थे। चारों तरफ सलेटी धुंध छाई हुई थी, लेकिन भाई इन तीनों के आसपास जो रोशनी का घेरा था उसे तोड़ना इन भूतों के बस की बात नहीं थी। वो तीनों अपनी अपनी जादुई चीज़ों से भूतों पर हमला तो कर रहे थे, पर सब बेकार। जैसे ही किसी भूत को काटते या टुकड़े करते वो साला फिर से जुड़कर खड़ा हो जाता, मानो मौत उन्हें छूकर भी नहीं गुजर रही थी। उस बूढ़े साथी ने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़े और हवा में आग के गोले छोड़े। भूत राख तो हुए, पर पलक झपकते ही फिर से जिंदा होकर उन पर टूट पड़े। ये क्लैन का वो बूढ़ा साथी हाथ पांव फूलते देख बोला, सेवेंथ अंकल, एल्डर हान, ये तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। इन भूतों ने सालों साल काली शक्ति को पिया है। ये यिन सोल कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। मामूली वार से इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इनके लिए तो बहुत तगड़ी आग वाली शक्ति चाहिए। एक्सेंट्रिक ने नाक सिकोड़ते हुए डांटा, यिन सोल कंडेंसेशन? खाक, ये तो बस किसी भूतिया राजा के पुतले मात्र हैं। जब तक इन सबको एक साथ मटिया मैट नहीं करेंगे ये वापस आते रहेंगे। मेरे पास ऐसी कोई जादूगरी नहीं है। हमें तो बस उस असली भूत को ढूंढना होगा जो ये खेल रच रहा है। ये क्लैन का वो बूढ़ा साथी भौचक्का होकर बोला, का ये सब बस पुतले हैं? एल्डर डेविल ने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया, हाँ, अगर ये सच में उस लेवल के होते तो अब तक हमारी सांसें उखड़ चुकी होती। वो भूतिया राजा हमें बस थकाकर मारना चाहता है। इतना कहकर उसने अपनी छोटी काली तलवार से एक और भूत की धज्जी उड़ा दी। आसपास की धुंध देखकर बूढ़े की घीघी बंध गई और वो बोला, बड़ा गजब बवाल है। 15वां भाई पहले ही फ्लोर पर उस ब्लैक शैडो स्नेक का शिकार हो गया। अगर वो होता तो अपनी आग वाली शक्तियों से इन भूतों की हवा टाइट कर देता। एक्सेंट्रिक ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला, जो होना था सो हो गया। किसी को क्या पता था कि परछाई में छिपकर वार करने वाला सांप वहां बैठा है। उसकी जहर इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते शरीर गल गया। ये क्लैन का वो बूढ़ा साथी थोड़ा सहम कर बोला, मैं शिकायत नहीं कर रहा अंकल, बस ये डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा बड़ा अजीब है। एक तो ये उल्टा बना है, ऊपर से डरावने राक्षसों का डेरा है। हम 7वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते अधमरे हो गए हैं, जबकि यहाँ 9 फ्लोर हैं। नीचे न जाने कौन सी बला बैठी होगी। एक्सेंट्रिक को गुस्सा आ गया और वो गरज कर बोला, डरपोक कहीं के, यहाँ जितना बड़ा खतरा है डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स मिलने की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। उन प्राचीन धुरंधरों ने जिन्हें यहाँ कैद किया था उन्हें काबू करने के लिए पक्का कोई भारी चीज ही इस्तेमाल की होगी। क्या तू चाहता है कि हमारे खानदान की सालों की मेहनत बेकार चली जाए? बुढ़ऊ की घुड़की सुनकर साथी की बोलती बंद हो गई और वो बोला, माफ करिए अंकल, मेरी अक्ल चरने चली गई थी। तभी अचानक एल्डर डेविल की आंखों में चमक आई और वो बोला, मिल गया, वो भूतिया राजा मिल गया। ये क्लैन का वो बूढ़ा साथी उत्साह में आकर चिल्लाया, कहाँ है वो? अभी जवाब मिलता कि उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। हॉल के गेट पर रोशनी चमकी और 4 लोग नमूदार हुए। उन्हें देखकर सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से हरे निशान वाले चेहरे वाले हुआ टियांची ने जब ये युए शेंग 7th अंकल को पहचाना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, ये युए शेंग, तुम जिंदा हो? तो ये क्लैन ही है जिसने यहाँ की सील तोड़ी है। उन तीनों को भी इन नए मेहमानों को देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई। आखिर वो पहले ही भूतों के लपेटे में थे।
एक्सेंट्रिक के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और वो बेरुखी से बोला, तो हुआ जी आप हैं। मुझे नहीं पता था कि सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के लोग इतने फुर्तीले हैं। आप बाकी जगह छोड़कर इस नर्क डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा में क्या करने आए हैं? हुआ टियांची ने तंज कसते हुए कहा, हम भी आपसे यही पूछना चाहते हैं। आप तो सालों से गायब थे, दुनिया को लगा आप निपट गए, पर आप तो लेट नेसेंट सोल बन के बैठे हैं। अगर बाहर की दुनिया को पता चला तो हंगामा मच जाएगा। तभी हुआ टियांची के कान में उसके साथी की फुसफुसाहट सुनाई दी, भाई क्या इन्हें भी उस खजाने का पता चल गया है? दरअसल उनके पूर्वजों ने बताया था कि यहाँ कोई महाखजाना छुपा है, पर बात साफ नहीं थी। हुआ टियांची ने मन ही मन सोचा कि ये क्लैन वाले तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल निकले। अगर ये भूतों के चक्कर में ना फंसे होते तो मैं तो यहाँ से कब का 9-2-11 हो चुका होता। उसने अपने साथी को जवाब दिया, पता नहीं, शायद उन्हें भी उतना ही पता हो जितना हमें। एक्सेंट्रिक की आंखों में कातिलाना चमक आई और वो बोला, लगता है हुआ जी का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने मुंह से एक चांदी की त्रिशूल जैसी चीज निकाली जो गायब होकर सीधे हॉल के एक कोने में जा टकराई। वहां एक जोरदार धमाका हुआ और एक धुंधला सा भूतिया साया दिखाई दिया। उस भूत ने बचने के लिए अपने मुंह से एक सलेटी मोती निकाला, पर त्रिशूल के वार से वो पीछे हटने लगा। तभी एल्डर डेविल ने अपना काला आईना निकाला और उस पर काली रोशनी छोड़ दी। वो रोशनी आंधी की तरह उन सारे नकली भूतों को चीरती हुई निकल गई। अब असली भूतिया राजा सामने था, पर वो अपनी जादुई मोती की वजह से टिका हुआ था। ये सारा तमाशा देखकर हुआ टियांची का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। हुआ टियांची ने अपनी आंखों को सिकोड़कर यिनची में फंसे ये क्लैन के एल्डर्स को एक आखिरी बार देखा और फिर हॉल के दूसरे कोने पर मौजूद बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ नजर दौड़ाई। उसने बड़े ही पक्के इरादे के साथ दहाड़ते हुए बोला, चलो निकलो यहां से। उसने फुर्ती से अपना हाथ घुमाया और एक छोटी सी हरी झंडी निकाली। देखते ही देखते पन्ने जैसी हरी रोशनी का एक गोला फटा और उसने उन चारों को अपने घेरे में लपेट लिया। फिर उन्हें गोली की रफ्तार से हॉल के दूसरी तरफ ले उड़ा। बड़े सिर वाले उस अजीब से दिखने वाले बंदे ने जब ये देखा तो वो गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसने तुरंत अपने शरीर से अनगिनत पीली तलवार जैसी किरणें छोड़ी जो उनके आसपास की यिनची को चीरने लगी ताकि वो आज़ाद हो सके। जब उस अजीब शख्स की टोली आज़ाद होकर बाहर निकली तो अचानक बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और वहां चमकदार क्रिस्टल की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाया और उस दीवार पर 10 मीटर लंबी तलवार की रोशनी दे मारी। नतीजा ये हुआ कि इंद्रधनुष जैसी चमक उठी और उसकी तलवार की रोशनी को उस दीवार ने निगल लिया। उसने हक्के बक्के होकर जब उसे गौर से देखा तो वो गुस्से में पागल होकर चीखा, ये तो एलिमेंटल सैंक्चुरी वॉल है। एक बूढ़े आदमी ने बड़ी हैरानी के साथ कहा, बिल्कुल सही, क्या ये बुद्धिस्ट सैंक्चुरी सेक्ट का खास खजाना नहीं है? ये इनके हाथ कैसे लग गया? हाँ, सुना है कि इनके बीच कोई पुराना रिश्ता है, आखिर दोनों ही इस इलाके के दिग्गज जो ठहरे। एल्डर डेविल ने माथे पर बल डालते हुए बोला, ये खजाना तो बहुत नामी है। उस अजीब दिखने वाले बंदे का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसने दीवार को घूरते हुए कहा, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जिस तरह से इन्होंने बिना डरे कदम उठाया है, लगता है नीचे सच में कोई डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर दबा पड़ा है। एल्डर डेविल ने ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ब्रदर, ये इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही है कि वो पहले नीचे गए हैं। क्या पता खजाना अगली मंजिल पर हो ही ना, और वहां कैद राक्षस और भी ज्यादा खूंखार हों। वो तो बस अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। पहले इस भूतिया राजा का काम तमाम करते हैं, फिर इस दीवार को भी देख लेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उस शख्स का मन शांत हुआ और वो मुस्कुरा कर बोला, ब्रदर हान, तुम्हारी बात में दम है। मैं तो खजाने के चक्कर में फालतू ही परेशान हो रहा था। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक कातिलाना चमक आई और उसने अपनी नजर उस भूतिया राजा पर दिखा दी जिसे चांदी के त्रिशूल ने दबा रखा था। क्रिस्टल की दीवार के दूसरी तरफ हुआ टियांची ने एक लंबी राहत की सांस ली। उसके सेक्ट के ही एक एल्डर ने कुड़ते हुए बोला, सीनियर मार्शल भाई हुआ, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक खेल था। भले ही एलिमेंटल सैंक्चुरी वॉल उन्हें कुछ देर के लिए रोक ले, लेकिन मुझे डर है कि हमने उन्हें बहुत बुरी तरह चिढ़ा दिया है। आगे चलकर हम उनका सामना कैसे करेंगे? हुआ टियांची ने अपने डरपोक जूनियर भाई को घूरते हुए कड़क अंदाज में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि हम ये क्लैन के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं? उस ये यूएस सैंग ने पुराने समय में 10 बड़े सेक्ट्स की सजा से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। उनसे दुश्मनी मोल लेने की बात तो छोड़ो, अब जब हमारा सामना उनसे हो गया है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि ये खजाना हमारे सेक्ट के संस्थापक का सपना था, तो पक्का ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक आलीशान डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर ही होगा। थोड़े बहुत खतरे से क्या डरना।
एक दूसरे एल्डर ने कांपते हुए कहा, अगर ये वाकई ऐसी कोई गजब की चीज है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन ये यूएस सेंग और बाकी लोग बाहर पहरा दे रहे होंगे। अगर हम उसे पा भी लेते हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे? हुआ टियांगची ने तंज कसते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा रिस्क लूंगा? यहां आने से पहले मैं पॉइजन ड्रैगन पर्ल साथ लाया था। मैं उस मोती को निगल लूंगा और फिर थोड़े समय के लिए मेरे पास एक लेट नेसेंट साउल कल्टीवेटर जितनी ताकत आ जाएगी। वहां से बच निकलना कौन सा बड़ा काम है? बाकी तीनों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो सीनियर मार्शल भाई ने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है, फिर तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हुआ टियांगची के चेहरे पर अचानक थोड़ी उदासी छा गई और उसने कहा, अफसोस की बात है कि जूनियर मार्शल भाई यॉन यहां नहीं है, वरना हमें उन लोगों से लड़ने के लिए मोती का सहारा नहीं लेना पड़ता। पास खड़े एक एल्डर ने मुस्कुराकर कहा, बात तो सही है, लेकिन सीनियर मार्शल हुआ ने पहले ही एक पैगाम छोड़ दिया है। हो सकता है वो रास्ते में ही हो। अगर वो आ गया तो बाहर निकलना और भी आसान हो जाएगा। हुआ टियांगची ने गंभीर होकर कहा, उम्मीद तो यही है, पर सब लोग सावधान रहना। 7वीं मंजिल के भूत ही इतने खतरनाक थे तो 8वीं और 9वीं मंजिल वाले तो कलेजा मुंह को ला देंगे। वैसे ये डेविल सप्रेसिंग पावर सच में अपने नाम के मुताबिक है। अगर ये क्लैन ने हमारे लिए रास्ता साफ न किया होता तो हमारी तो हवा टाइट हो जाती। बाकी सब ने हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद वो टोली और नीचे की तरफ बढ़ चली। पहले के हिसाब से उन्हें 100 मीटर चलने के बाद अगली मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इस बार वो सिर्फ 30 मीटर ही चले थे कि उनके आसपास रोशनी फैल गई और उन्होंने खुद को एक छोटे से पत्थर के कमरे में पाया। दीवारें एकदम सूनी थीं, लेकिन जमीन पर 2 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस बने थे, एक काला और एक सफेद। हुआ टियांगची ने माथा सिकोड़ते हुए बोला, ये क्या बवाल है? बाकी लोग भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो अंदर गए। हुआ टियांगची ने अपने हाथ पीछे बांधे और चारों तरफ सरसरी नजर डाली। उसने घनी बाहों वाले एक बूढ़े आदमी की तरफ मुड़कर कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर म्याओ, तुम पुराने स्पेल फॉर्मेशंस के उस्ताद हो, जरा देखो तो क्या ये कम दूरी वाले टेलीपोर्टेशन है? उस बूढ़े ने तुरंत जवाब दिया, जी अभी देखता हूं। वो एक फॉर्मेशन के सामने गया और उसकी जांच करने लगा। बाकी सब भी उत्सुकता में उसके पीछे हो लिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उस बूढ़े ने पक्का करते हुए कहा, यह सच में कम दूरी वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जो 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं भेजेगा। हुआ टियांगची की आंखों में चमक आई और उसने बोला, तब तो ये हमें पक्का 8वीं मंजिल पर ले जाएगा, पर एक मंजिल के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना कुछ अजीब है। क्या ये दोनों तरफ से काम करते हैं? उस बूढ़े ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए शक में कहा, हाँ होने तो चाहिए, पर यहां 2 फॉर्मेशन होना समझ के बाहर है। क्या पता 8वीं मंजिल 2 हिस्सों में बटी हो? हुआ टियांगची ने बिना हिचकिचाए सफेद वाले फॉर्मेशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है, पर जाकर ही पता चलेगा। पहले सफेद वाला आजमाते हैं। काले वाले को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाकी तीनों को भी काले फॉर्मेशन को देखकर कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, इसलिए वो भी लपककर सफेद वाले पर चढ़ गए ताकि उस काली बला से दूर रह सकें। जैसे ही हुआ टियांगची ने उस पर अपनी शक्ति का एक दांव आजमाया, सफेद रोशनी चमकी और वो सब वहां से गायब हो गए। एक पल के लिए उन्हें चक्कर जैसा महसूस हुआ और फिर उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही थी। वहां नीला आसमान था, सफेद बादल थे और चारों तरफ अजीबोगरीब पौधे उगे थे। हर सांस के साथ उन्हें अंदरूनी शक्ति का एक जबरदस्त एहसास हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी सोने और जवाहरात से सजा एक छोटा सा महल। ये एक बहुत बड़े स्पेल फॉर्मेशन के बीचों बीच बना था। इसके चारों तरफ वेदियां थीं और हर वेदी पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बड़ी सी सुनहरी तलवार थी। वो मूर्तियां देखने में बहुत ही खुरदुरी और डरावनी लग रही थीं और उन सब का चेहरा बीच वाले महल की तरफ था। ये नज़ारा इतना अजीब था कि हुआ टियांगची की घिग्गी बंध गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इधर हान ली उस सफ़ेद संगमरमर के मैदान में खड़ा था और उसके सामने कल्टीवेटर्स का एक झुंड था जो उसे कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद स्पिरिट मेटल हॉल में रुकना ही बेहतर था, वरना अगर वो एक पल की भी देरी करता तो उसे ऐसा शानदार स्वागत नहीं मिलता। जैसे ही वो वापस लौटा और दूसरी सीढ़ी चढ़ने की सोची, पेड़ों के झुरमुट से कुछ लोग निकल आए। वो सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय वहीं घात लगाकर बैठे थे। चूंकि वहां स्पिरिट सेंस काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसे उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला और वो उनके जाल में फंस गया। एक बेहद खूबसूरत सफेद लिबास वाली औरत हान ली को नफरत से देख रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कल्टीवेटर हान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिलोगे। तुम्हें ढूंढना तो पहाड़ तोड़ने जैसा काम हो गया था। उसके बगल में खड़ा शख्स हान ली को जाना पहचाना लगा, एक सफेद कपड़ों वाला नौजवान। उसके साथ 3 और साथी थे, गे त्यान हाओ और 2 काले लिबास वाले बूढ़े।
उन्होंने उसे आधे घेरे में ले लिया था और नीचे जाने का रास्ता रोक लिया था ताकि वो भाग न सके। हान ली ने एक ठंडी सांस ली। उसे अपना वो औजार याद आया जो उसने खास इस औरत से बचने के लिए बनाया था, पर अब सालों बीत जाने के बाद उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर वो 2 साल पहले मिले होते तो कहानी कुछ और होती। हान ली ने बड़े ही शांत भाव से एंडलेस स्काई सैंक्टिटी लिन यिनपिंग को सलाम किया और उस नौजवान की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे भी आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी सैंक्टिटी। ये तो सच में बड़े भाग्य की बात है, और आप तो पक्का एक ग्रैंड इनमाइटल होंगे। आपसे मिलकर धन्य हो गया। हान ली के दिमाग में ये बंदा सबसे बड़ा खतरा था, एक लेट नेसेंट सोल कल्टिवेटर। भले ही वो चारों तरफ से घिरा था, पर उसका पूरा ध्यान इसी शख्स पर टिका था। ग्रैंड इनमाइटल हुआ ने बिना किसी भाव के हान ली को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े ही नपे-तुले शब्दों में कहा, हाँ, मैं सोरिंग ट्राइब के 4 ग्रैंड इनमाइटल्स में से एक हूं। मैंने तुम्हें सिर्फ दूर से देखा है और अफसोस है कि तुमने कभी मेरे साथ 2-2 हाथ करने की जहमत नहीं की। क्या आप तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा? लिन यिनपिंग और उसके साथियों की घेराबंदी के बीच हान ली एकदम ठाठ से खड़ा था। हान ली ने गे तियानहाओ और बाकी बुढ़ों की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान उछालते हुए और सिर हिलाते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो ब्रदर क्सू के साथ हाथ आजमाना मेरे लिए फख्र की बात होगी। पर क्या अभी, इसी वक्त? सफेद कपड़ों में लिपटा वो जवान छोरा ग्रैंड इमॉर्टल क्सू एकदम बर्फ जैसा ठंडा बना रहा और बड़ी बेरुखी से बोला, ओह, ब्रदर हान की बातों से तो लग रहा है जैसे जीत इसकी जेब में रखी है। मैंने सुना है तुमने यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एक एल्डर को पटकनी दी थी जो मिड नेसेंट सोल स्टेज के एकदम शिखर पर था। क्या ये सच है? ये सुनते ही यिन शिफ्टिंग सेक्ट के बाकी एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके बीच खुसुर-फुसुर होने लगी। हान ली ने अपने होंठ सिकोड़े और बेपरवाह अंदाज में बोला, अब इसमें कहने को बचा ही क्या है? हाँ, मैंने हेवनली साउथ में उस सेक्ट के एक एल्डर की बलि चढ़ाई थी। तो क्या आप फेलो डायोडिस्ट क्सू उनकी तरफ से वकालत करने का मन बना चुके हैं? इमॉर्टल क्सू ने उसे कुछ देर तक ऐसे घूरा जैसे उसकी खाल उधेड़ देगा, फिर बोला, अपनी कलाई में दम होगा तभी तो अपने से ऊंचे लेवल वाले को धूल चटाई है। अगर हमारे बीच ये पुरानी दुश्मनी ना होती तो मैं तुझसे यारी कर लेता। मैंने सुना है तूने एक अजीब से कॉल्ड्रन के दम पर हमारे पवित्र जानवर के हमशक्ल और हमारे खानदानी खजाने को कब्जा लिया है। देख भाई, अगर तू अपना वो कॉल्ड्रन मुझे थमा दे तो मैं मंदिर और तेरे बीच की रंजिश खत्म करवा दूंगा। और हाँ, अगर तू वो घोष शिफ्टिंग बैनर भी लौटा दे तो हम पुराने सारे हिसाब चुकता मान लेंगे। बोल, क्या इरादा है? लिन यिनपिंग को ये सौदेबाजी रास नहीं आई। उसने टोकते हुए बोला, ब्रदर क्सू, आप ये क्या कर रहे हैं? वो तो। पर उस सफ़ेद कपड़े वाले छोरे ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही चुप करा दिया और कड़क आवाज में बोला, सेंटस को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फैसला है। गे तियानहाओ और उसके साथी एल्डर्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर डर के मारे किसी की सिट्टी पिट्टी नहीं निकली और सब चुपचाप तमाशा देखने लगे। जैसे ही हेवन वॉइड कॉल्ड्रन का नाम आया, हान ली ने बिना पलक झपकाए ठुकराते हुए बोला, मैं अपना कुल्हाड़ा किसी को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम लोग चाहा तो हमला कर सकते हो। ग्रैंड इमॉर्टल क्सू के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी दिखी। उसने अपनी आस्तीन झटकते हुए बोला, जब फेलो डायोडिस्ट हान ने मेरी दरियादिली लात मार दी है तो अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसने झटके से अपने हाथ में एक हरे रंग का सौंटा निकाल लिया। उसने सौंटा हवा में लहराया और वो हरी रोशनी से जगमगा उठा। उसकी आंखों से मानो चिंगारियां निकल रही थीं। हान ली ने भी फुर्ती दिखाई और अपने हाथों से एक मंत्र वाला इशारा किया। अचानक उसके पीछे से बादलों के गरजने की आवाज आई और चांदी जैसे चमकते पंख निकल आए। उसने अपनी कलाई घुमाई और हाथ में एक पंखा आ गया जो सोने, चांदी और लाल रंग की चमक से अंधा कर देने वाला था। इतने सारे दुश्मनों को देखकर हान ली समझ गया था कि ढीले पड़ने से काम नहीं चलेगा। उसने शुरुआत में ही अपना सबसे घातक हथियार निकाल लिया। ग्रैंड इमॉर्टल क्सू की फटी रह गई। उस पंखे की ताकत और दबाव महसूस करते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। गे तियानहाओ ने भी ताड़ लिया कि यह पंखा कोई मामूली खिलौना नहीं है। वो चिल्लाते हुए बोला, फेलो डायोडिस्ट क्सू, तनी रुकिए मत, सब मिलकर एक साथ टूट पड़ते हैं और इसे दबोच लेते हैं। गे तियानहाओ ने अपने 2 साथियों को इशारा किया और तीनों ने अपने खजाने निकाल लिए। 2 अजीब सी दिखने वाली उड़ने वाली तलवारें और एक हड्डी वाला खंजर जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। लिन यिनपिंग ने भी अपनी आस्तीन लहराई और हाथ में रेशम का एक चमकदार दुपट्टा थाम लिया। ग्रैंड इमॉर्टल क्सू ने माथे पर बल डालते हुए हान ली के उस 3 फ्लेम फैन को एकटक देखा। पलक झपकते ही 5 शिकारी हमला करने को तैयार थे, पर हान ली कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बिजली की कड़क के साथ वो एक चांदी की लकीर बनकर वहां से ओझल हो गया और 30 मीटर दूर सीढ़ियों पर जा खड़ा हुआ। ये देखकर यिन शिफ्टिंग सेक्ट के बुढ़े नीली और हरी लकीरों की तरह उसके पीछे लपके और लिन यिनपिंग ने अपने दुपट्टे से चांदी का जाल बिछा दिया। मगर ग्रैंड इमॉर्टल क्सू तो उन सबसे 2 कदम आगे निकला। वो हवा की तरह सरसराता हुआ हान ली के सामने जा पहुंचा। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी।
उसने अपना सौटा घुमाया और उसमें से एक अजीब सा जानवर निकला, जिसका सिर घोड़े जैसा और धड़ सांप जैसा था। हान ली ने एक ठंडी आह भरी, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया और उसने पूरी ताकत से वो पंखा उनकी तरफ झटक दिया। अचानक आसमान में एक परिंदे की गूंज सुनाई दी और पंखे में से एक विशाल फीनिक्स पक्षी निकला जो सोने और आग की लपटों में लिपटा हुआ था। उसने अपने पर फैलाए और सीधा उन पर हमला बोल दिया। वहां एक भयंकर धमाका हुआ। 3 रंगों वाले जादुई अक्षरों का एक गोला पूरे मैदान में फैल गया। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाएं और ऐसा भारी दबाव बना कि सांस लेना दूभर हो गया। इतनी तबाही देखकर ग्रैंड इमॉर्टल एक्सयू के हलक में जान अटक गई। वो बड़बड़ाया, गड़बड़ हो गई। उसने अपना सोटा आगे किया और वो अजीब जानवर उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़ा हो गया। वे उड़ती हुई तलवारें और हड्डी वाला खंजर तो उस धमाके की चपेट में आकर तिनके की तरह उड़ गए। लिन यिनपिंग के चांदी के धागे भी ऐसे पिघले जैसे मोमबत्ती। वो धमाका रुका नहीं, बल्कि और तेजी से फैला और आधे मैदान को मटियामेट कर दिया। यहां तक कि वहां के कीमती सफेद पत्थर भी पानी की तरह पिघल गए। उस मंजर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हान ली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने पंख फड़फड़ाए और बिजली की रफ्तार से सीढ़ियों की तरफ भागा। भागते भागते उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और मिरिएट स्पिरिट मिल्क की एक बूंद अपने गले के नीचे उतार ली। भले ही उस ट्राइफ्लेम फैन ने गर्दा उड़ा दिया था, पर हान ली जानता था कि इतने बड़े महारथियों को एक झटके में खत्म करना आसान नहीं है। उसने तो बस उन्हें थोड़ा मजा चखाया था ताकि उसे भागने का मौका मिल जाए। संयोग से वो सीढ़ियां कुनवू हॉल की तरफ जा रही थीं। मन में थोड़ा डर तो था क्योंकि आगे ओल्ड डेविल क्यान भी था, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि पहाड़ की मुश्किलों और रुकावटों का फायदा उठाकर वो इन पीछा करने वालों को चकमा दे देगा। वो 3 रंगों वाला उजाला गायब हुआ तो वहां का नजारा बड़ा ही दर्दनाक था। पूरा गुट मैदान के कोनों में पड़ा था और सबकी हालत पतली थी। गे तियान हाओ का तो हुलिया ही बिगड़ गया था। भले ही वो हड्डी वाला खंजर उसकी जान से नहीं जुड़ा था, फिर भी उसकी रूह को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो हथियार राख बन चुका था। धमाके की आंच ने उसकी सुरक्षा वाली रोशनी को फाड़ दिया और उसका हाथ कोयले जैसा काला पड़ गया था। बाकी 2 एल्डर्स थोड़े खुशकिस्मत निकले। उन्होंने वक्त रहते अपनी तलवारों से नाता तोड़ लिया था, बस उनके बाल और कपड़े झुलस गए थे। लिन यिनपिंग सबसे दूर थी, इसलिए उसके दुपट्टे की बस चमक फीकी बड़ी थी। उसने एक काली ढाल के पीछे खुद को छिपा लिया था। ग्रैंड इमॉर्टल एक्सयू सबसे करीब था, पर उसके सोटे ने उसे बचा लिया। लेकिन जब उसने अपने हाथ में पकड़े उस सोटे को देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो कीमती सोटा चटक चुका था और देखते ही देखते टुकड़ों में बिखर गया। गे तियान हाओ ने कराहते हुए और अपने हाथ पर मरहम मलते हुए बोला, ई का बवाल था, क्या वो कोई डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर था? उन दोनों काले कपड़े वाले बुढ़ों के चेहरे खौफ के मारे सफेद पड़ गए थे। ग्रैंड इमॉर्टल एक्सयू ने दूर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए फुपकार कर बोला, अगर वो असली खजाना होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। वो पक्का उसकी एक नकल थी। अब समझा वो इतना चौड़ा होकर क्यों खड़ा था। गे तियान हाओ की आंखें फटी रह गईं। महज एक नकल में इतना दम? ग्रैंड इमॉर्टल एक्सयू ने उसे झिड़कते हुए बोला, इसमें अचरज की क्या बात है? ऐसे खजानों का जलवा ऐसा ही होता है। एक बुढ़े ने दबी जुबान में पूछा, इतने खतरनाक हथियार के साथ उसे पकड़ना तो टेढ़ी खीर होगा। क्या हमें पीछे जाना चाहिए? साफ दिख रहा था कि उसकी घी बंध गई है। ग्रैंड इमॉर्टल एक्सयू ने तसल्ली देते हुए बोला, शांत रहो, वो पंखा बहुत ज्यादा अंदरूनी शक्ति सोखता है। वो भागा ही इसीलिए है क्योंकि उसका दम फूल गया होगा। अगर हम अभी हमला कर दें तो वो दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे ठिकाने लगाने का यही सही मौका है। उसने अपनी कमर से एक थैली थपथपाई और उसमें से रंगीन रोशनी के साथ कीन स्पिरिट पीकॉक को बाहर निकाला। उसने एक लंबी सांस ली और दहाड़ते हुए बोला, चलो पहाड़ के ऊपर। अगर आज वो बच निकला तो वो हमारी नाक में दम कर देगा। इतना कहकर वो रंगीन मोर के साथ पहाड़ की तरफ लपका और बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। लिन यिनपिंग ने बिना आगा पीछा सोचे ग्रैंड इमॉर्टल क्षू के पीछे छलांग लगा दी। आखिर वो एंडलेस स्काई सेंटिस जो ठहरी, उसे अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस पवित्र जानवर के अवतार को बचाना था। पर गे तियान हाओ और बाकी 2 सेक्ट एल्डर्स के तो चेहरे ही उतर गए। उनके मन में भारी दुविधा थी। असल में डेविल डाओ वाले लोग कभी एक होकर नहीं चलते। उनके भीतर एकता नाम की कोई चीज नहीं होती। पहले तो उन्होंने जोश में आकर हमला बोल दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि पलड़ा उनका भारी है, पर हान ली के पास वो जादुई पंखा देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने सोचा कि अभी दूसरों को आगे बढ़ने दो, बाद में देखेंगे। ग्रैंड इमॉर्टल क्षू ने भले ही दिलासा दिया था कि हान ली उस पंखे को बस एक ही बार चला सकता है, पर गे तियान हाओ को डर था कि पासा उल्टा भी पड़ सकता है। अगर उस लड़के ने कोई ऐसी टेक्निक लगा दी जिससे वो अपनी पूरी ताकत झोंक कर पंखे को बार बार चलाने लगे तो सबकी चटनी बन जाएगी।
ऊपर से उन्होंने एक कढ़ाई के बारे में भी सुन रखा था, जो शायद पंखे से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो अपनी सेक्ट की अमानत तो वापस चाहते थे, पर अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। काफी देर तक तीनों के पैर डगमगाते रहे। आखिर में गे तियानहाओ ने मन पक्का किया और फुसफुसाते हुए बोला, चलो चलते हैं। जब उस हान नाम के बंदे से पाला पड़ेगा तो हम बस किनारे से साथ देंगे। अगर हम फुर्ती दिखाएं और उस पंखे की मार से बच जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ वाले दोनों काले लिबास वाले बूढ़ों ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। कुनवू हॉल की सीढ़ियां इतनी लंबी थीं कि हान ली अपनी पूरी लाइटनिंग मूवमेंट वाली रफ्तार झोंकने के बाद भी उतनी देर में ऊपर पहुंच पाया जितनी देर में कोई बंदा छक कर खाना खा ले। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक जंगल जैसा दिखा, पर गौर से देखा तो वहां पेड़ नहीं बल्कि 10-10 मीटर ऊंचे पत्थर के खंभे खड़े थे। उन खंभों पर बड़ी बारीकी से नक्काशी की गई थी और कुछ टैलिस्मन वाले अक्षर मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। साफ दिख रहा था कि ये कोई तगड़ा फॉर्मेशन है। लेकिन वहां का नज़ारा बिगड़ा हुआ था। कई खंभे टूटकर चकनाचूर हो गए थे और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे थे। देखकर समझ आ गया कि किसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस रास्ते को तहस नहस किया है। हान ली ने ठंडी नज़रों से उस मंजर को देखा और दबे पांव उस पत्थर के जंगल में घुस गया। वो इलाका छोटा ही था। कुछ ही पलों में वो किनारे तक पहुंचा, पर सामने ढलान वाली एक ऊंची दीवार खड़ी थी। उस दीवार पर पत्थर की डरावनी मूर्तियां बनी थीं, जिनके हाथों में भाले और जादुई हथियार थे। हान ली ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका माथा ठनका। उसे ऊपर से कुछ महसूस हुआ। करीब 300 मीटर ऊपर उस ढलान पर रोशनी की चमक और धमाकों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई घमासान लड़ाई चल रही हो। हान ली के मन में हलचल हुई और उसने खुद से धीमे से कहा, काहे क्या ओल्ड डेविल चैन उन लोगों से भिड़ गया है जो हमसे पहले यहां घुसे थे? उसने अपनी मौजूदगी को एकदम छुपा लिया और साए की तरह ऊपर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सामने एक मैदान था जो नीचे वाले प्लाजा से कई गुना बड़ा था। वहां का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने रोशनी की एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसके अंदर 5 सफ़ेद, 2 आसमानी और एक पीला साया आपस में भिड़े थे। वो सफ़ेद साए असल में ओल्ड डेविल क्षैन के सिंक डेविल्स थे, जो मुंह से धुआं जैसा सलेटी क्षी उगल रहे थे। पीले साए वाला शख्स एक अधेड़ उम्र का कल्टीवेटर था, जिसके चारों तरफ हड्डी का बना एक सफ़ेद कंगन घूम रहा था। वो कंगन उस सलेटी धुएं को ऐसे झटक रहा था जैसे वो कुछ हो ही नहीं। वो बंदा अपने दोनों हाथों से एक लाल पीले रंग की तलवार चला रहा था ताकि उन 5 शैतानों को रोक सके। वहीं 2 कांसे के बने शेर भी थे, जो बिजली की रफ्तार से उन शैतानों पर झपट रहे थे। उनके मुंह से नीली आग जैसी किरणें निकल रही थीं, जो सब कुछ तबाह करने का दम रखती थीं। वो शेर मरे हुए पुतले जैसे थे, पर उन पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा था। चाहे उन पर तलवार चले या सलेटी छी, उनकी चमक फीकी नहीं पड़ रही थी। उस मैदान के चारों तरफ सफेद रोशनी का जो घेरा था वो बड़ा अजीब था। उसमें से चांदी जैसी बिजली कड़क रही थी और जो भी उसके करीब जाता उस पर बिजली के गोलों की बौछार हो जाती। सिन के डेविल्स और वो हड्डी वाला कंगन उस बिजली को झेल तो पा रहे थे, पर कोई भी फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लड़ाई देखकर हान ली के मुंह से हैरानी में निकला, ई का बवाल है, क्या ये कोई अखाड़ा है? उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से भांप लिया कि वो आदमी मिड नेसेंट सोल लेवल का है और उस कंगन के दम पर ही टिका हुआ है। वो दोनों शेर भी कम नहीं थे। भले ही उन्हें कोई चला नहीं रहा था, पर उन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा था। हान ली ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि उस बैरियर के पीछे कुनवू हॉल का बड़ा सा दरवाजा था, पर वहां तक जाने का रास्ता बंद था। हान ली के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो यहां रुक नहीं सकता था, क्योंकि ग्रैंड इमॉर्टल सू और उसकी टोली बस पीछे ही थी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और ट्राइफ्लेम फैन हाथ में ले लिया। उसने सोचा कि इसी पंखे से बैरियर में सुराग करेगा और बिजली की रफ्तार से अंदर घुस जाएगा। खतरा तो था कि सब उसे देख लेंगे, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो हमला करने ही वाला था कि अचानक एक बड़े खंभे की तरफ देखकर उसके होश उड़ गए। बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, पर उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को पूरी ताकत से फैलाया तो उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को चालू किया तो उसे खंभे के ऊपर 2 लाल डरावनी आंखें दिखीं। हान ली का कलेजा मुंह को आ गया और उसने घबराते हुए खुद से कहा, सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड। उसने अपनी आंखों की ताकत और बढ़ाई तो उसे उस साए के साथ साथ लायन हॉक और एक अजीब सा इंसान जैसा दिखने वाला साया भी दिखा। उसे समझ आ गया कि ये तीनों जानवर और शैतान एक साथ मिले हुए हैं और कुनवू हॉल के भीतर किसी चीज पर कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। तभी उसे नीचे पत्थर के जंगल से रोशनी आती दिखी। ग्रैंड इमॉर्टल सू और उसके पीछे वाले लोग बस पहुंचने ही वाले थे। अब देर करने का मतलब था मौत। उसने तुरंत अपने पंखे से आग छोड़ी, जो किसी तलवार की तरह उस बैरियर की तरफ बढ़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ रोशनी फैल गई।
उन तीनों छिपे हुए शैतानी जानवरों और अंदर लड़ रहे कल्टिवेटर्स का ध्यान एकदम से हान ली की तरफ चला गया। चोरी पकड़ी गई थी तो हान ली अब खुलेआम सामने आ गया। वो एक आसमानी बिजली की लकीर बनकर उस पार की तरफ लपका। ओल्ड डेविल ख्यान ने गुस्से में आग बबूला होकर दहाड़ते हुए बोला, तेरी ये जुर्रत। उसने तुरंत अपने 3 शैतानों को हान ली का रास्ता रोकने के लिए भेजा। पलक झपकते ही वो तीनों उसकी राह में खड़े होकर अपनी बर्फीली हरी नजरों से उसे घूरने लगे। हान ली ने पूरी ताकत से गरजते हुए बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने एक जोरदार कड़ाके के साथ सुनहरी बिजली, डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग छोड़ी, जो हवा में एक सुनहरे अजगर की तरह लहराती हुई आगे बढ़ी। ओल्ड डेविल खैन की तो हवा टाइट हो गई और वो बुरी तरह चीखा, डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग। उन शैतानों ने जो काली की दीवार बनाई थी वो सुनहरी बिजली के सामने ऐसे पिघल गई जैसे मोम। रास्ता साफ होते ही हान ली बिजली की तरह वहां से निकला और बैरियर के दूसरी तरफ जा पहुंचा। जैसे ही हान ली घेरे के पास पहुंचा, उस अभिमंत्रित दीवार ने बिजली का ऐसा तांडव शुरू किया कि चारों तरफ चांदी जैसी चमक कौंध गई। लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। हान ली ने बड़े टशन में एक सीटी बजाई और अपने फ्लड ड्रैगन को हुक्म दिया कि जा बेटा, फाड़ के रखते। अगले ही पल सुनहरी बिजली का एक जाल सा तन गया, जिसने हान ली को ऐसे ढका कि बाहर वाली बिजलियां छूते ही फुस हो गईं। ओल्ड डेविल कियान ने आंखें फाड़कर उसे देखा और हैरानी में चिल्लाया, हान ली, ये तू है? वहीं एक चौकोर चेहरे वाला कल्टीवेटर भी हकबका गया और उसकी तो जैसे घीघी बंध गई। एल्डर हान? जब धुआं छटा और हान ली साफ साफ दिखा तो उसने ओल्ड डेविल कियान और उस चौकोर चेहरे वाले बंदे को ऐसी तिरछी नजर से देखा कि उनकी हवा टाइट हो गई। हान ली को बड़ा अचरज हुआ कि ये चौकोर चेहरे वाला उसे पहचान कैसे गया, पर अभी फालतू बातों का टाइम नहीं था। उसने अपना पंखा घुमाया और फिजा में एक चिड़िया की चीख गूंजी। साथ ही 3 रंगों की आग का ऐसा गोला निकला कि उस दीवार में बड़ा सा छेद हो गया और हान ली कतरनी की तरह वहां से निकल भागा। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। दूसरी तरफ ग्रैंड इमॉर्टल स्यू और लिन इन पिंग खड़े थे, जिनके चेहरे हान ली को देखकर ऐसे उतर गए जैसे किसी ने करेला खिला दिया हो। हान ली ने ठंडी हंसी हंसते हुए मजाक उड़ाया और बोला, वाह, जब इतने सारे सूरमा जमा हो ही गए हैं तो अपना काम जारी रखो, मैं तो चला, आप लोग आपस में निपट लो। इतना कहते ही उसने अपनी कलाई झटकी और कड़कड़ाती हुई सुनहरी बिजली का एक तीर छोड़ा। वो बिजली घेरे के आर पार हुई और एक पत्थर के खंबे से जा टकराई। तभी वहां से कराहने की आवाज आई और छिपे हुए 3 नमूने सिल्वर विंग नाइट फील्ड, लायन हॉक और एक बदसूरत सींग वाली औरत सामने आ गए। ग्रैंड इमॉर्टल स्यू ने शेर जैसे सिर वाले उस जानवर को देखते ही कलेजा पकड़ लिया और कांपते हुए बोला, अरे बाप रे, ये तो लायन हॉक है। ये सुनते ही लिनिन पिंग और बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए और सबने अपनी तलवारें तान ली। तभी ग तियन हाओ और उसके साथी भी वहां पहुंच गए और अपने राक्षसों को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे खोई हुई जायदाद मिल गई हो। पर वो तीनों राक्षस अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे, क्योंकि उनका खेल बिगड़ चुका था। वो नाइट फील्ड तो हान ली को देखते ही मन गालियां देने लगा, क्योंकि इसी बंदे ने पहले भी उसकी जान सुखा दी थी। वो सोच रहा था कि आखिर इस छोकरे ने उन्हें ढूंढ कैसे निकाला। दरअसल वो चाहते थे कि ये कल्टीवेटर ही मेहनत करके सारी रेस्ट्रिक्शन तोड़ दें और वो बाद में माल उड़ा लें, पर अब तो पासा ही पलट गया। ग्रैंड इमॉर्टल स्यू की तो सिप्टी पिट्टी गुम थी। जब उसने बाकी 2 राक्षसों को देखा जिनकी अंदरूनी शक्ति उस लायन हॉक से कम नहीं थी, तो उसने मन ही मन खुद को कोसा और वहां से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये क्लैन के दिग्गज ने भी अपनी लड़ाई रोक दी, पर वो 2 पीतल के शेर उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। बेचारे अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे से दूर हटने लगे। इस अफरा तफरी के बीच हान ली को मौका मिल गया। उसने सोचा कि जब माल लूटने का चांस है तो क्यों रुकना। वो हवा की रफ्तार से भागता हुआ एक पहाड़ी दरवाजे के पास पहुंचा, जो सफेद पत्थर से तराशा गया था। दरवाजा बड़ा अजीब था। आसपास कुछ नहीं, बस सूखे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की 2 लाइनें लगी थीं। सामने देखा तो 3 किलोमीटर लंबी सफेद सड़क दिख रही थी, जिसके आखिर में एक आलीशान महल यानी कुनवू हॉल अपनी धौंस जमाए खड़ा था। हान ली धीरे से बुदबुदाया, तो यही है कुनबू हॉल। उसने रुककर उन पेड़ों को गौर से देखा। वो 100 मीटर ऊंचे थे और भले ही सूखे दिख रहे थे, पर उनसे ऐसी वाइब्स आ रही थीं जैसे वो जिंदा हों। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस दौड़ाई, पर उसे कुछ गड़बड़ नहीं मिली। उसे लगा कि ये बस दिखावे के पेड़ हैं। उसने तसल्ली की कि दरवाजे पर कोई जाल यानी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसके शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। हान ली ने घबराकर चिल्लाया, गजब हो गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके कंधों पर इतना भारी वजन पड़ा जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उसके घुटने टिक गए और वो जमीन पर आ गिरा।
उसने तुरंत अपनी अंदरूनी शक्ति से शरीर के चारों ओर नीला घेरा बनाया, तब जाकर वो एक घुटने के बल खड़ा हो पाया। उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की ऐसी आवाजें आ गई थीं जैसे वो अभी चूरा चूरा हो जाएंगी। हान ली तो एकदम सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब कोई फॉर्मेशन नहीं है तो वो इस मुसीबत में फंसा कैसे। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कड़कड़ाती सुनहरी बिजली को अपने शरीर पर लपेट लिया ताकि खड़ा हो सके। पर जैसे ही वो आधा खड़ा हुआ, दबाव इतना बढ़ गया कि वो फिर से जमीन पर जा धंसा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। उधर नीचे ओल्ड डेविल खियान और बाकी लोग दूर से हानली को दरवाजे पर रुका हुआ देख रहे थे। दौलत का लालच सबके सर चढ़कर बोल रहा था। ओल्ड डेविल खियान ने गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, ए जानवर, तेरी मौत आई है क्या? अब बहुत हुआ। उसने अपने 5 राक्षसों को मिलाकर एक 10 मीटर ऊंचा साया बनाया और अपना हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। वो हाथ एक अजगर की तरह निकला और पीछे वाले पीतल के शेर के मुंह में घुस गया। उस शेर की सारी हलचल बंद हो गई। उसी वक्त चौकोर चेहरे वाले बंदे ने अपनी हड्डी वाली चूड़ी हवा में उछाली। वो चूड़ी चमकने लगी और उसकी हजारों नकलें बन गई, जिन्होंने दूसरे शेर को जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। ओल्ड डेविल खियान ने अपनी आवाज भारी करते हुए बोला, ये ओवरफ्लोइंग स्काई ब्रेसलेट तो वाकई धांसू चीज है। सुना है ये पुराने जमाने के शाइनिंग मून ब्रेसलेट की कॉपी है। दम तो है इसमें। चौकोर चेहरे वाला बंदा खिसियानी हंसी हंसा और दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, अगर मेरे पास ये हथियार ना होता तो तू अब तक मुझे कच्चा चबा जाता। पर देख, अगर हम यहां लड़ते रहे तो वो छोकरा सारा माल समेट लेगा। ओल्ड डेविल खियान ने ठंडी आवाज में कहा, अबे अगर कुनवू हॉल का ताला इतना कमजोर होता तो तू अब तक अंदर ना घुस जाता, और मैं यहां फंसकर उसे कैसे पकड़ूं? वैसे तूने उसे एल्डर हान कहा था, क्या वो तेरे खानदान का है? चौकोर चेहरे वाले ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला, अरे नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं उसे नहीं जानता। ओल्ड डेविल खियान उसे शक की निगाह से देखने लगा और फिर बोला, जो भी हो वो बाहर का बंदा है। क्या तू चाहता है कि इतनी मेहनत के बाद सारा खजाना किसी परदेसी के हाथ लग जाए? अच्छा यही होगा कि हम मिलकर ये मुसीबत तोड़ें और फिर देखते हैं कि किसकी लाठी और किसकी भैंस। चौकोर चेहरे वाला बंदा तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मैं तैयार हूं। उसकी ये फुर्ती देखकर तो खुद ओल्ड डेविल खियान भी एक पल के लिए चकरा गया। ग्रैंड इमॉर्टल जू ने कतई पत्थर दिल बनकर लाइट बैरियर के आर पार उन दोनों को घूरते हुए कड़वाहट से बोला, क्यों ना तुम दोनों पहले इन सामने खड़े राक्षसों से निपट लो, वरना खजाने के तो बस सपने ही देखते रह जाओगे। ओल्ड डेविल चैन ने कमीनी हंसी हंसते हुए मजाक उड़ाया, तो तुम भाई जू हो? देखो, खजाने पर नजर पड़ने से पहले मुझे अपनी जान जोखिम में डालने का कोई शौक नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम सब मिल भी जाएं, तब भी उन तीनों का सामना करना टेढ़ी खीर साबित होगा। ग्रैंड इमॉर्टल जू का चेहरा एकदम उतर गया। हालांकि उनके सेक्ट्स के रिश्ते हमेशा से बढ़िया रहे थे, उसने शक जताते हुए पूछा, भाई चैन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उस सफेद साये ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात जारी रखी, जब मैं और कल्टीवेटर ये जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे तब ये लोग छिपे हुए थे। इसका मतलब है कि इनके दिमाग में कोई पक्का जुगाड़ चल रहा है। अगर वाकई ये हमारा बुरा नहीं चाहते तो हाथ मिलाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। नाइट फील्ड की आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह हरी चमकने लगीं और उसने बड़े ही ठंडे दिमाग से बोला, चलो अच्छा है कि तुम्हें बात समझ आ गई। अब जब हम सबके सामने आ ही गए हैं तो साफ बता देते हैं कि हमें कुनवू हॉल की कुछ चीज़ों से मतलब है। जब तक वो चीज़ें हाथ नहीं लग जाती, हम तुम पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखते। उसके बगल में वो सींग वाली औरत और लायन हॉक चुपचाप बुत बने खड़े रहे। ओल्ड डेविल चैन की तरह ग्रैंड इमॉर्टल जू भी बिना बात के अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहता था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर थोड़ा ढीला पड़ते हुए बोला, सेंटस और मुझे आगे मिलने वाले खजानों का कोई लालच नहीं है। हमारा सारा जोर तो उस छोकरे हैंड के पास मौजूद सामान पर है और हम उसे लेकर ही मानेंगे। हाँ, अगर हमें घोस्ट शिफ्टिंग बैनर मिल गया तो हम उसे तुम्हारे सेक्ट को वापस कर देंगे। गे तियान हाओ ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में बात रखी। अगर ऐसी बात है तो यहाँ आपस में सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो पहले साथ मिलकर इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ते हैं, वरना पीछे से और भी लोग यहाँ डेरा डाल देंगे। अगर किसी ऐरे गैरे ने खजाना मार लिया तो दुनिया में हमारी बड़ी भद्दी होगी। वहां मौजूद हर बंदा घाघ था और दुनियादारी देख चुका था, इसलिए झटपट उनके बीच एक कच्चा समझौता हो गया। हालांकि सबको पता था कि कुनवू हॉल पहुंचते ही ये भाईचारा हवा हो जाएगा, फिर भी खजाना दिखने से पहले एक दूसरे का कत्लेआम करने से ये जुगाड़ बेहतर ही था। ओल्ड डेविल चैन ने एक अजीब सी खिलखिलाहट छोड़ी और बोला, जब किसी को ऐतराज नहीं है तो चलो खेल शुरू करें। उसका सफ़ेद साया अपनी आस्तीनें हिलाने लगा, जो 2 बहुत बड़े अजगरों में बदल गईं और सीधे बैरियर से जा टकराईं। उस चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर ने भी अपनी दोनों उड़ती तलवारों को इशारा किया और उन्हें हवा चीरते हुए आगे भेज दिया।
बाहर खड़े उन 3 जानवरों और कल्टीवेटर्स की टोली ने एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखा और फिर सब मिलकर बैरियर पर टूट पड़े। चारों तरफ रोशनी के धमाके होने लगे और आसपास की हवा काली अंदरूनी शक्ति के शोर से गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत तांडव करने वाली है। पत्थरों के जंगल में खंभे की ओट लेकर छिपी एक मरकजी यानी पन्ना रंग की आकृति फुसफुसाई, तौबा तौबा, मुझे यकीन नहीं था कि वो गुस्सैल ओल्ड डेविल चैन उस सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड और उन जानवरों के साथ हाथ मिला लेगा। अगली बार जब मेरा उस बुढ़े से पाला पड़ेगा तो मुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा ताकि वो मुझे अपने लपेटे में ना ले ले। बगल में खड़ी एक हरी परछाई ने नथुने फुलाकर 2 टुक कहा, जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन है उसे तुम्हें फंसाने के लिए किसी चाल की जरूरत नहीं है। अगर उसने अपने अनब्रोकन सिंक्वे डेविल्स तुम्हारी तरफ छोड़ दिए तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी और भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये दोनों इमॉर्टल फॉर्म सेक्ट के एल्डर्स थे। उस जवान औरत ने मुंह फुलाकर बोला, सीनियर मार्टियल सिस्टर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास उस बुढ़े से निपटने का कोई नुस्खा नहीं है। लेडी मू ने ठंडी हंसी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारी नेसेंट सोल अभी शुरुआती लेवल की है और तुम एक लेट स्टेज वाले धुरंधर से भिड़ने की बात कर रही हो। तुम्हारी तो छोड़ो, मैं खुद उसके सामने टिक नहीं पाऊंगी। हमारे सेक्ट की टेक्निक सीधे लड़ाई के लिए नहीं बनी है, लेकिन हाँ, अगर मुझे उसके खून की एक बूंद मिल जाए तो मैं उसे अपनी बद्दुआ से अधमरा जरूर कर सकती हूँ। उस जवान औरत ने चिढ़कर बोला, हमारे सेक्ट की गुप्त टेक्निक्स किसी भी बड़े सेक्ट से कम नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने वो कड़े नियम न बनाए होते तो आज हम बहुत बड़े दिग्गज होते और हमारे पास भी कोई लेट स्टेज वाला नेसेंट सोल का धुरंधर होता। फिर हमें इन ओल्ड डेविल चैन जैसों से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। लेडी मू ने एक गहरी ठंडी सांस ली और बोली, हमारे सेक्ट की नींव डालने वाला बंदा कुनवू के उन 3 आकाओं का खानदानी बंदा था। शुरू में ये सेक्ट इस सील की रखवाली के लिए ही यहाँ बनाया गया था, पर हजारों साल बीत गए और ये बात दब गई। अगर एल्डर शांग का वो पैगाम न मिला होता तो हम अपने ही सेक्ट के पुराने रिकॉर्ड्स कभी न टटोलते और न ही इस सील के बारे में हमें कानों कान खबर होती, न ही हमें इस मौत के कुएं में आने की जरूरत पड़ती। तभी जवान औरत ने बात छेड़ी, उस ओल्ड डेविल कियान की बात तो ठीक है, पर हमें उस लड़के पर ध्यान देना चाहिए जो डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग इस्तेमाल करता है। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल पंखा है जिसने एक लेट स्टेज वाले कल्टीवेटर के भी पैर उखाड़ दिए। अगर उसे इस सील के अंदर चलाया गया तो उसका कहर और भी बढ़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो उसी मशहूर 7 फ्लेम फैन की एक नकल है। लेडी मू ने माथे पर बल डालते हुए बोला, नकल तो वो पक्की है, पर मैं ये नहीं कह सकती कि वो 7 फ्लेम फैन ही है। उसकी शक्ल भी पहचानी हुई नहीं है, पर बंदा बहुत रसूखदार है और बिजली की रफ्तार से हिलने डुलने का हुनर रखता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो ना तो ग्रेट जिन का लगता है और ना ही ये क्लैन का। खैर, हमें उस पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि एल्डर शियांग को तो बहुत पहले ही इस पहाड़ के अंदर होना चाहिए था। आखिर वो अब तक इन सबको रोकने के लिए सामने क्यों नहीं आए? उनके जैसी ताकत वाला बंदा तो इन सबको चुटकियों में सीधा कर सकता था। जवान औरत ने हिचकिचाते हुए बोला, हो सकता है सीनियर किसी और जरूरी काम में फंसे हों, जैसे कि डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा। वो जगह बहुत ही खास है। लेडी मू ने मायूसी से सिर हिलाया, ना, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा ही इस पूरे पहाड़ की सील का मेन हिस्सा फॉर्मेशन कोर है, पर उसे मजबूत करने के लिए पहले कुनवू हॉल से ड्रैगन कॉल क्रेस्ट लाना पड़ेगा। अब जब सीनियर शियांग इतने ताकतवर हैं तो वो पहले यहाँ क्यों नहीं आएंगे? जवान औरत का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, सीनियर मार्शल सिस्टर, क्या आपका मतलब है कि सीनियर शियांग के साथ कुछ बुरा हो गया है? उनके लेवल की कल्टीवेशन वाले बंदे को तो इस पूरी दुनिया में कोई खरोच तक नहीं मार सकता। क्या किसी ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया है? लेडी मू का चेहरा भी उड़ा, पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए बोला, ऐसा होना मुश्किल है। शुरू के कई रेस्ट्रिक्शंस तो पहले ही टूट चुके हैं। अगर वो कहीं फंसे होते तो अब तक आज़ाद हो चुके होते। पक्का कोई ऐसी बात है जिसने उन्हें पहाड़ के अंदर घुसने से रोक रखा है। वो जवान औरत बेचारगी भरे लहजे में बोली, उम्मीद तो यही है। जो भी हो, हमें इन लोगों के पीछे पीछे दुबक कर चलना होगा और देखना होगा कि क्या हम पहले ड्रैगन कॉल क्रेस्ट हथिया सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ हेवन क्रिस्टल स्टील ही इस सील को मजबूत कर सकता है, पर हमारे पूर्वजों ने हमें उसका ठिकाना बताया ही नहीं। अगर वो हमारे पास होता तो हमें इन लोगों के पीछे लगकर अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत ही क्या थी? लेडी मू ने समझाया, तुम्हें पता होना चाहिए कि हेवन क्रिस्टल स्टील तो बस एक बैकअप प्लान था। उसका पता सिर्फ कुनवू एल्डर्स की एक खास खानदानी लाइन को ही मालूम था। इस डर से कि कहीं वो जानकारी गुम ना हो जाए, उन्होंने सील को काबू करने का ये दूसरा रास्ता बनाया था। सुना है कि वो पत्थर किसी ऐसी जगह छिपाया गया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, और जिसे राज पता होगा वही उसे ढूंढ पाएगा। पुराने कल्टीवेटर्स ने इस सील को बचाने के लिए आगे और पीछे से दोनों तरफ से पक्का इंतजाम किया था।
जवान औरत ने भौएं सिकोड़ते हुए पूछा, कुनवू के वो 3 आका आखिर क्या सोच रहे थे? हमारे लिए इतना बड़ा बवाल छोड़ जाए, उन्होंने इस बंदे की गर्दन ही क्यों नहीं काट दी? इतनी आफत पालने और इस पूरे पहाड़ को ही इंसानी दुनिया से सील करने की क्या जरूरत थी? लेडी मू तनी देर झिझकी और बोली, रिकॉर्ड्स में इसकी भी वजह लिखी है। ऐसा लगता है कि उस बंदे की पहचान बहुत ही अलग थी और ये मामला ऊपर की दुनिया, हायर रेल्म से जुड़ा था। इस वजह से उनमें से किसी की भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस उसे सील ही कर पाए। जवान औरत ने जिज्ञासा से पूछा, अच्छा तो ये बात थी, तभी तो उनके हाथ बंधे हुए थे। पर उस बंदे की कल्टीवेशन आखिर है कितनी? जब एल्डर श्यांग ने उसका जिक्र किया था तो वो भी घबराए हुए लग रहे थे। मैंने पहली बार उस पुराने सन की बुढ़े को इतना बेचैन देखा है। लेडी मू ने उसे घूर कर देखा और चिढ़ते हुए जवाब दिया, इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो बंदा तो बस उंगली घुमाकर हमें मौत की नींद सुला सकता है। जवान औरत ने हार मानते हुए कहा, तो ऐसी बात है। लेडी मू ने याद दिलाया, और तुम वो 4 स्काइज रूलर साथ लाई हो ना? ड्रैगन कॉल क्रेस्ट की लड़ाई में हमें उसी के भरोसे रहना होगा। जवान औरत ने आंखें नचाकर मुस्कुराकर कहा, सीनियर मार्शल सिस्टर, आपने इतनी बार याद दिलाया है कि अब तो रट गया है। मैं अपने सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना कैसे भूल सकती हूँ? पर अफसोस की बात है कि आपकी शक्ति इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, वरना ये आपके हाथों में ज्यादा जमता। आपने ही तो कहा था कि उस बंदे को दबाने के लिए जिन 2 डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स का इस्तेमाल हुआ था, उनमें से एक 8 स्पिरिट रूलर था और ये 4 स्काइज रूलर उसी की एक नकल है। काश हमें वो असली वाला देखने को मिल जाए। लेडी मू की आंखों में भी चमक आ गई। 8 स्पिरिट रूलर और ब्लैक विंड फ्लैग, मैं भी। तभी उसका ध्यान अचानक उस बैरियर की तरफ गया। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने फुर्ती से कहा, ओल्ड डेविल कियान और बाकी सबने बैरियर तोड़ दिया है, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। जवान औरत का कलेजा धक से रह गया। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो लोग लाइट बैरियर को चीरकर पहाड़ के दरवाजे की तरफ सरपट भागे जा रहे थे। लेडी म्यू ने दबे पांव चलते हुए फुसफुसाकर कहा, पीछे पीछे तो चलेंगे, पर फासला बनाकर रखना। किस्मत अच्छी है कि इस पहाड़ की रिस्ट्रिक्शंस ने सबके स्पिरिचुअल सेंस की ऐसी तैसी कर रखी है, वरना एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर का पीछा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता। इतना कहते ही दोनों औरतें सफ़ेद रोशनी की तरह चमकी और पत्थर के खंभों की आड़ लेकर एक गुप्त टेक्निक के सहारे साए की तरह उनके पीछे हो ली। अभी उन्हें गए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए थे कि जहां वो छिपी थीं वहां एक हरी रोशनी कौंधी और एक विशाल हरा साया उभर कर सामने आया। उसकी ठंडी कंचन जैसी आंखों में मौत सी खामोशी थी। उसने उस दिशा में देखा जहां वो दोनों गई थीं और पलक झपकते ही हवा में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। जब ओल्ड डेविल क्यान और उसके साथी पहाड़ के फाटक पर पहुंचे तो हान ली बेचारा उस विशाल महल के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया और छोटे से रास्ते पर रेंगने लगा। उसका एक एक कदम ऐसे पड़ रहा था जैसे पहाड़ उठा रहा हो। थकान के मारे उसकी सांस अटक रही थी। उस वक्त हानली के शरीर के चारों तरफ नीली और सुनहरी बिजली का तांडव मच रहा था और साथ में बैंगनी आग की लपटें लिपटी हुई थीं। उसने तो स्पिरिट सबजुगेशन टैलिस्मन का इस्तेमाल करके खुद को आधा बार ड्रैगन बना लिया था। उसकी ये हालत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक काले चोगे वाले बूढ़े ने अचरज में पड़कर पूछा, ई का बवाल है, इसने अपना चोला कैसे बदल लिया? गे तियान हाओ ने गुस्से से तिलमिलाते हुए और चेहरा बिगाड़कर बोला, जो भी हो, बबुआ अभी किसी रेस्ट्रिक्शन के फेर में फंसा है, उसे ऊपर पहुंचाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इतना बोलकर उसने हाथ लहराया और एक दहकती हुई लाल कुल्हाड़ी हवा में उछाल दी। उसका कलेजा अभी भी जल रहा था क्योंकि उसकी हड्डियों वाली तलवार ट्राइफ्लेम फैन के हमले में मिट्टी हो गई थी। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, पर जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी 30 मीटर आगे बढ़ी वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरी और वहां गहरा गड्ढा हो गया। वो कुल्हाड़ी ऐसी चिपक गई जैसे किसी ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया हो, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिन यनपिंग ने ये मंजर देखा तो चीख कर बोली, क्या ये कोई भयंकर दबाने वाली शक्ति, ग्रेटर सप्रेसिव पावर है? सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड ने अगल बगल के पेड़ों पर तिरछी नजर डाली और बेरुखी से बोला, नहीं, ये तो गोल्ड वेट ग्रेविटी का चक्कर है। रास्ते के दोनों तरफ ये गोल्ड वेट स्पिरिट ट्रीज लगे हैं जिन्होंने कुदरती घेरा बना रखा है। जो भी इनकी जद में आएगा उस पर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि उसके पैर उखड़ जाएंगे और वो पत्थर बन जाएगा। ग्रैंड इमॉर्टल सू ने ठंडी हंसी हंसते हुए हानली की पीठ की तरफ देखा और बोला, तो फिर वो छोरा हान कैसे कछुए की चाल से ही सही पर चल कैसे रहा है? सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड ने उसे हिकारत से देखा और ताना मारते हुए बोला, अक्ल चरने गई है क्या? उसकी काया पलट नहीं दिख रही? इस रूप में उसकी कल्टीवेशन आधे से ज्यादा बढ़ गई है। वो अपनी पीक मिड नेसेंट सोल वाली ताकत, बिजली और उस बैंगनी बर्फ वाली आग के दम पर यह करिश्मा कर रहा है।
अगर तुम वहां पैर रखते तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाती, उतनी दूर भी नहीं जा पाते जितनी दूर वो गया है। ग्रैंड इमॉर्टल सू ने चेहरे पर कोई शिकन न लाते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे तुम उस जवान हान को बहुत पहले से जानते हो। क्या पहचान है उससे? सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुराकर बोला, कोई लेना देना नहीं है हमारा, फालतू की जांच पड़ताल मत करो। ग्रैंड इमॉर्टल इक्सू ऊपर से तो शांत था, पर अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने माथे पर बल डालकर कहा, क्या ये वही गोल्ड वेट स्पिरिट ट्रीज हैं जिन्हें खजाना गिराने वाले पेड़ ट्रेजर फॉल ट्रीज कहते थे? बाहर की दुनिया में तो इनका नामो निशान मिट चुका है। सुना है कि धातु मतलब मेटल वाली चीजों को तो ये देखते ही निगल लेते हैं, तभी तुम्हारी कुल्हाड़ी जमीन चाटने लगी। ऊपर से इन पेड़ों में खींचने की ऐसी ताकत है जिसे स्पिरिचुअल सेंस भी नहीं पकड़ सकता। एक चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर ने बड़ी गंभीरता से कहा, तो ये बात है, ये पेड़ भारी दबाव छोड़ते हैं जो आपस में मिलकर कई गुना बढ़ जाता है। जिस तरह ये झुंड में लगे हैं, मुझे लगता है कि आगे बढ़ते वक्त एक साथ 5 पेड़ों का बोझ झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा शरीर इतना वजन बर्दाश्त कर पाएगा। लिन यिनपिंग ने हान ली को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी कमर कर बंधे थैले स्पिरिट बीस्ट पाउच को थपथपाया और एक अजीब सी छिपकली निकाली जिसके पंख मांस के लोथड़े जैसे थे। लिन यिनपिंग ने इशारा करते हुए हुक्म दिया, जा बबुआ, पकड़ उसे। वो छिपकली पीली रोशनी में लिपटी और तीर की तरह फाटक के पार निकल गई। सबकी सांसें अटक गई थीं। वो छिपकली करीब 40 मीटर उड़ी और फिर उसी कुल्हाड़ी के बगल में औंधे मुंह गिरी। पर वो छिपकली बड़ी ढीठ थी। उसने पूरी जान लगाकर अपने पैर जमीन से उठाए और पंख फड़फड़ाने लगी। लिन यिनपिंग के चेहरे पर तनिक खुशी आई ही थी कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो छिपकली बीच से फट गई और उसका मांस कीमा बनकर बिखर गया। लिन यिनपिंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हताश होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या बोझ इतना ज़्यादा है? आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया जो मेरी छिपकली भी नहीं टिक पाई? ओल्ड डेविल ख्यान ने शांति से कहा, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, मुझे उसके शरीर से हल्की राक्षसी गंध आ रही है। उसने किसी गुप्त टेक्निक से किसी राक्षस की ताकत अपने अंदर संभाली है, जिससे उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत हो गया है। पर मानना पड़ेगा, उसकी काबिलियत जबरदस्त है। बिना किसी जादुई खजाने के वो 3 अलग अलग शक्तियां संभाल रहा है। ये हुनर तो मुझ में भी नहीं है। लिन यिनपिंग को बात समझ आ गई। उसने तपाक से बोला, इतनी चालाकी? पक्का उसने उल्टे सीधे जादू में महारत हासिल कर रखी है। सींग वाली औरत ने चिढ़कर कड़वी आवाज में डांटा, बंद करो ये बकवास। अगर ऐसे ही गप्पे लड़ाते रहे तो वो छोरा कुनवू हॉल के भीतर कुंडली मार के बैठ जाएगा। उसकी आवाज किसी टूटे हुए घंटे जैसी चुभ रही थी। ग्रैंड इमॉर्टल इक्सू ने तसल्ली देते हुए बोला, सब्र करो, उस हॉल के घेरे सिर्फ रास्ते तक नहीं है, आगे और भी खतरनाक जाल होंगे। अब जब हमें इन पेड़ों की असलियत पता चल गई है तो रास्ता बनाना मुश्किल नहीं है। बस हमें ऐसे खजानों का इस्तेमाल करना है जिनमें धातु ना हो। सींग वाली औरत ने शक भरी निगाहों से पूछा, क्या इतना आसान है? ग्रैंड इमॉर्टल इक्सू ने कहा, यह दबाव सिर्फ उन्हें फंसाता है जो बेखबर हों। हमारे लिए ये खेल है। उसने अपना हाथ उठाया और एक छोटी पीली तलवार से पास के पेड़ पर हमला किया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पेड़ों से सुनहरी रोशनी कौंधी। पेड़ पर बस एक छोटा सा निशान पड़ा, वो कटा नहीं। ग्रैंड इमॉर्टल इक्सू के मुंह से चीख निकल गई, अरे ई का! ओल्ड डेविल ख्यान ने बीच में टोका, लगता है कल्टीवेटर इक्सू भूल गए कि ये पेड़ पैदा ही धातु जैसे सख्त होते हैं और इतने सालों से इस पहाड़ की शक्ति पीकर तो ये और भी ज्यादा वजनी और मजबूत हो गए हैं। इन्हें काटना खालाजी का घर नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। चलो सब मिलकर धाबा बोलते हैं। इतना कहकर उस सफेद साय ने अपने मुंह से एक सफेद कंचन जैसा गोला निकाला और एक बड़े पेड़ पर दे मारा। गे तेहान हाओ और बाकी सबने एक दूसरे को देखा और लकड़ी या जेट से बने अपने अपने खजाने निकालकर पेड़ों पर पिल पड़े। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और कुछ पेड़ धराशाही होने लगे। उन बेचारों को कानों कान खबर नहीं थी कि जब वो पेड़ काट रहे थे तो वहां छिपे तीनों राक्षस मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने भी दिखावे के लिए अपने खजाने निकाले, पर उनके वार से पेड़ों को खरोंच तक नहीं आ रही थी। उन्होंने इतनी सफाई से नाटक किया कि कल्टीवेटर्स को भनक तक नहीं लगी। वहां हान ली घिसटते हुए आगे बढ़ रहा था। सिल्वर मून ने एक लंबी आह भरी और कहा, कितने मूर्ख हैं ये लोग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कल्टीवेटर्स इन पेड़ों को काटने की बेवकूफ़ी करेंगे। हान ली ने बेपरवाही से जवाब दिया, ओल्ड डेविल ख्यान की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। उनके पास मेरी जैसी आंखें नहीं हैं। मैं देख सकता था कि हर पेड़ के अंदर एक डेविल वर्ड टैलिस्मैन छिपा है। अगर तुमने आगाह न किया होता तो मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगता। किसने सोचा होगा कि पुराने जमाने के लोग पेड़ों के अंदर टैलिस्मैन गाड़ देंगे?
सिल्वर मून थोड़ी हिचकी और पूछा, अगर ये पेड़ कट गए तो वो तीनों राक्षस बिना किसी रोक टोक के हॉल तक पहुंच जाएंगे। क्या हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए? हान ली मुस्कुराया और कहा, बताने का फायदा क्या? ये क्लैन वाले को छोड़कर बाकी सब तो बस राहगीर हैं। अच्छा ही है कि वो तीनों राक्षस जाकर उनके काम में टांग अड़ाएं। और अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं खुद भी इन पेड़ों को काटकर गर्दा उड़ा देता। सिल्वर मून खिलखिलाकर हंसी और बोली, सही पकड़े हैं, पर मालिक, आप जितनी जल्दी हो सके हॉल के अंदर घुस जाइए। एक बार खजाना आपके हाथ लग गया तो हम वहां से पतली गली से निकल लेंगे। फिर बस कुछ दिन पहाड़ पर दुबक कर बैठना है जब तक रास्ता साफ ना हो जाए। हान ली ने एकदम बेफिक्री के साथ जवाब दिया, सब कुछ इतना आराम से हो जाए तो क्या बात है, पर अभी तो हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा। उसी पल पीछे से एक भयंकर धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ टूट गिरा हो। हान ली तुरंत समझ गया कि गोल्ड वेट स्पिरिट ट्री धराशायी हो चुका है, पर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई, क्योंकि कुनवू हॉल अब यहां से महज 100 मीटर दूर था। विशाल फाटक के सबसे ऊपर उसे एक अजीब सा बोर्ड दिखा, जो न लकड़ी का था न धातु का। उस पर सुनहरे अक्षरों वाली पुरानी लिखावट में बड़े रौब से कुनवू हॉल लिखा था। हान ली ने एक ठंडी आह भरी और अपनी आस्तीन से एक छोटी सी शीशी निकालकर मिरियड ईयर स्पिरिट मिल्क की एक बूंद हलक के नीचे उतार ली। गोल्ड वेट ग्रेविटी से लड़ते लड़ते उसका शरीर जवाब दे गया था, पर उस दूध की बूंद ने जादुई असर दिखाया। पलक झपकते ही उसकी अंदरूनी शक्ति वापस लौट आई और उसके शरीर से निकलती नीली रोशनी, सुनहरी बिजली और बैंगनी लपटें और भी तेजी से धधकने लगीं। इसके बाद उसने बिना वक्त गवाए महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उधर डेविल सप्रेसिंग पेगोडा की 7वीं मंजिल पर एक जोरदार कड़कड़ाहट गूंजी। उस बड़े सिर वाले सनकी और उसकी टोली के लगातार हमलों ने आखिरकार उस शीशे जैसी दीवार के परखच्चे उड़ा दिए। हवा में तैरते उसके टुकड़े धीरे धीरे गायब हो गए। बड़े सिर वाले सनकी ने अपनी चांदी की छोटी तलवार वापस अपनी जेब में रखी और शान से बोला, मानना पड़ेगा, बुद्धिस्ट सेंचुरी सेक्ट की ये दीवार वाकई कमाल की चीज थी। इसने काफी देर तक हमारा रास्ता रोके रखा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लैन का बूढ़ा एल्डर अपना सफेद जादुई रूलर समेटते हुए घबराहट में बोला, इतनी देर हो गई, कहीं सीक्रेट पॉइजन सेक्ट वालों ने खजाना पहले ही तो नहीं हथिया लिया? एल्डर डेविल ने बड़े इत्मीनान से उसे दिलासा दिया, ठंडा रखो बबुआ, अगर उन्होंने ले भी लिया होगा तो उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम उनसे छीन लेंगे। बड़े सिर वाला सनकी जोर से ठहाका मारकर बोला, बिल्कुल सही, मेरा भी यही इरादा है। और वो 7वीं मंजिल के रास्ते आगे बढ़ गया। बूढ़ा ये क्लैन एल्डर बस सिर हिलाकर रह गया और फीकी मुस्कान के साथ उनके पीछे हो लिया। देखते ही देखते तीनों पत्थर की सीढ़ियां उतरकर एक कमरे में पहुंचे, जहां 2 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बने थे, एक काला और दूसरा सफेद। ये देखकर तीनों चकरा गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीक्रेट पॉइजन सेक्ट वाले चकराए थे। पर जैसे ही एल्डर डेविल की नज़र उस काले वाले फॉर्मेशन पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। बूढ़ा बड़बड़ाया, ये 2-2 रास्ते कहां से आ गए? 8वीं मंजिल पर कौन सा जाता है? सफेद वाले से अभी भी हल्की अंदरूनी शक्ति की खुशबू आ रही थी, तो उसकी नज़र उसी पर टिकी थी। एल्डर डेविल ने काले वाले की तरफ देखते हुए अजीब सी आवाज में कहा, सोचने की जरूरत नहीं है, इसी का इस्तेमाल करो। बूढ़ा बीच में टोकते हुए बोला, पर वो सीक्रेट पॉइजन सेक्ट वाले तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही एल्डर डेविल ने बिना सोचे समझे अपनी आस्तीन झटक ली। बिजली की फुर्ती से उसका कोयले जैसा काला हाथ बाहर निकला और उसने बूढ़े का सिर ऐसे दबोच लिया कि उसे संभलने का मौका तक न मिला। आह! बूढ़े की एक चीख निकली और अगले ही पल उसका सिर किसी फूटे हुए तरबूज की तरह पिचक गया। खून और भेजा चारों तरफ बिखर गया। इतने से भी उस राक्षस का मन नहीं भरा। उसने अपने मुंह से काले रंग की आग उगल दी, जिसने उस बिना सिर वाली लाश को लपेटे में ले लिया। लाश के जलने की आवाज तक नहीं आई और वो धुएं में तब्दील हो गई। जैसे ही लाश राख बनी, आग के बीच से सफेद सी नन्ही जान यानी नेसेंट सोल बाहर निकली। उसके नन्हे हाथों में वही सफेद रूलर था और चेहरे पर मौत का खौफ। नेसेंट सोल ने अपनी पूरी जान लगाकर उस बड़े सिर वाले सनकी को पुकारा, 7वें चाचा मुझे बचा लो। काले डेविल की आग ने उसे जकड़ रखा था, जिससे वो चाहकर भी वहां से गायब नहीं हो पा रहा था। पर नजारा ही कुछ और था। वो सनकी चुपचाप खड़ा होकर अपने ही खानदान के उस बंदे को आग में तड़पते देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो नन्ही जान ज्यादा देर टिक नहीं पाई और आग ने उसे बीच से फाड़ दिया। दम टूटने से पहले उस बूढ़े की रूह ऐसी तड़पी कि कलेजा मुंह को आ जाए। वो आखिर दम तक यकीन ही नहीं कर पाया कि उसके साथ ऐसा धोखा होगा, और वो पूरी नफरत के साथ मर गया। आखिरकार सनकी ने थोड़ी चिढ़ से कहा, अभी क्यों? तुमने तो कहा था कि आखिरी लेवल पर हमला करोगे। एल्डर डेविल ने उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए कहा, मुझे लगता था कि वो आखिरी मंजिल पर होगी, पर मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास यही हो गया है। ये बूढ़ा यहां फालतू का कबाड़ था। क्यों, क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सनकी के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं आईं और वो बोला, एक मामूली जूनियन के लिए मैं अपना दिल छोटा क्यों करूंगा? एल्डर डेविल ने कुटिलता से कहा, बहुत खूब,
अगर हम अपने आका यानी सेक्रेड एंसेस्टर के अंश को आज़ाद करा लेते हैं तो वो एक गुप्त टेक्निक से तुम्हारे शरीर में डेविल शक्ति भर देंगे। तुम्हारी काबिलियत देखते हुए पक्का है कि तुम डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच जाओगे। सनकी ने जोर से सांस छोड़ी और उसकी आंखें चमकने लगी। अगर मेरी उम्र ख़त्म होने वाली ना होती तो मैं कभी अपने ख़ानदान से गद्दारी करके तुम जैसे राक्षसों से हाथ ना मिलाता। एल्डर डेविल ने होंठ से कोड़े और हिकारत से कहा, राक्षस? एक बार शक्ति मिल जाए फिर तुम खुद हमारी पवित्र जाति के बन जाओगे। हमारे इलाके में बहुत से इंसान ऐसे बदले हुए हैं, अब हिचकिचाओ मत। सनकी ने बात काटते हुए कहा, चलो अब बकवास बंद करो और जल्दी करो, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। इसके बाद वो फॉर्मेशन के अंदर खड़ा हो गया। एल्डर डेविल मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। एक तेज रोशनी चमकी और दोनों गायब हो गए। पलक झपकते ही वे एक वैसी ही जगह पहुंचे जहां काला अंधेरा था और हर तरफ बिजली सी कौंध रही थी। सनकी ने चारों तरफ हैरान होकर देखा और पूछा, ये क्या बला है? एल्डर डेविल ने बड़े जोश में कहा, जरा ऊपर आसमान की तरफ देखो। जैसे ही उसने ऊपर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर ढेरों रेस्ट्रिक्शंस चमक रहे थे। बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा पहाड़ सा कुछ हवा में तैर रहा था। उसे मोटी मोटी काली जंजीरों से जकड़ा गया था और उस पर अनगिनत पाबंदियां लगी थीं। आसपास कुछ आईने पीली रोशनी फेंक रहे थे, जिससे उस काले पहाड़ के इर्द गिर्द एक जाल सा बना हुआ था। जब उसकी नज़र वहां कैद एक काली आकृति पर पड़ी तो सनकी की सांस अटक गई। वहां 300 मीटर लंबा 2 सिर वाला भेड़िया था। उसका शरीर जंजीरों में था, पर उसके बालों से चांदी जैसी चमक निकल रही थी। कोई आम इंसान उसे देखता तो उसे भगवान मानकर पैरों में गिर पड़ता। अजीब बात यह थी कि उसका एक सिर तो एकदम सफ़ेद था, पर दूसरा सिर एकदम गहरा काला था, जिससे काली धुंध निकल रही थी, और उसके ऊपर एक बैंगनी रंग का सींग बड़े रौब से लगा था। फिलहाल दोनों सिर ऐसे शांत थे जैसे सदियों की नींद सो रहे हों। सनकी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या यही वो सेक्रेड एंसेस्टर हैं जिसके बारे में तुम बता रहे थे? एल्डर डेविल बोला, हाँ, यही सेक्रेड एंसेस्टर युआन चा का अंश हैं, जिनकी ताकत हमारे लोक में टॉप 5 में आती है। ये उनका असली रूप नहीं है, बस उनकी रूह का एक हिस्सा है जिसने रूहानी लोक के एक भेड़िए के शरीर पर कब्जा किया है। फिर भी इसकी ताकत आम डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन वालों से कहीं ज्यादा है। अगर रूहानी लोक वाले बीच में टांग ना अड़ाएं तो इस दुनिया में इसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। याद रहे, ये वही हैं जिन्होंने हमारी फौज की कमान संभाली थी। सनकी के मुंह से बस इतना निकला, सेक्रेड एंसेस्टर युआन चा। एल्डर डेविल ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई ये जरा मेरा पहरा दो, मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करके आका की रूह से बात करने की कोशिश करता हूं। सनकी ने अपनी पुरानी सोच पीछे छोड़ी और तुरंत मान गया, ठीक है, तुम शुरू करो। इतना सुनते ही एल्डर डेविल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी, जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी और उस धुएं के बीच से 2 सिरों और 4 हाथों वाली एक 10 मीटर ऊंची आकृति बाहर निकली। उससे इतनी भयंकर नफरत और दहशत यानी बेलफुल ची निकल रही थी कि सनकी को भी डर के मारे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। इसके बाद एल्डर डेविल ने अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़े और अपने चारों हाथों से इशारे करने लगा। वो धुएं के बीच किसी काल के देवता जैसा लग रहा था। सनकी बड़ी सावधानी से आसपास नजर रखे हुए था, पर उसकी आंखें बार बार उस 2 सिर वाले भेड़िए पर ही टिक रही थीं। थोड़ी देर बाद एल्डर डेविल रुका और उसने अपने मुंह से लाल काले खून का एक गोला उगल दिया। साथ ही उसने 4 काली मोहरें यानी स्पेल सील्स उस पर मार दी। वो खून का निशान एक अजीब शक्ल में बदला और गायब हो गया। अगले ही पल वो खून का निशान भेड़िए के काले सिर के सामने प्रकट हुआ और उसके सींग से रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उस सिर की आंखें खुलीं, जिससे बैंगनी रंग की रोशनी निकली, जैसे आसमान में 2 सितारे जल रहे हों। उन दोनों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी वक्त पास के ही एक बंद इलाके के महल में एक चांदी का संदूक जाग उठा है। उसके ऊपर आधा फुट लंबा पन्ने जैसा हरा रूलर हवा में गोल गोल घूम रहा था और अपनी रोशनी से उस संदूक को ढके हुए था।